नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली क्वेश्चन तो वैसे हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब देखते हैं और क्या वेरिएशन हो रहे हैं ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस टाइप का है। जो क्वेश्चन रिपीट टाइप का हो रहा होगा उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, यह है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2015 में इन्होंने पूछा, ठीक है। क्या सवाल पूछते हैं देखते हैं। बच्चों देखो, कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपको पता है। उसके बाद कह रहा है नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट। तो एसआई, नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, यानी कि 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, मैं सिखा चुका हूँ। उसके बाद कह रहा है इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। अब ध्यान दो बच्चों, बहुत बढ़िया, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने बच्चों पूछ लिया है। कह रहा है कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है बी से ए की तरफ। ध्यान दो बच्चों, तो मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, इस तरीके से एक डायग्राम एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला एंड है ए और ये वाला एंड है बी। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दे बच्चे। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं, बी से ए की तरफ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स को बना लीजिए बच्चों। ये देखिए ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बी से ए की तरफ, बी टू ए, सही है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक। तो कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो बच्चों याद है क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कौन सा करंट, जो करंट आप पढ़ते हो, आई, जिसको आई से शो करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों कौन से डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी। ये लीजिए करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट ऑपोजिट होती है, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर इसका आंसर क्या देंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो आंसर इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फुल मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ये वाला डायग्राम एग्जाम में बनाओगे, ठीक है ना। डायग्राम बनाओगे तो जो टीचर होगा वो देखते ही पहचान जाएगा कि आपको पता है। अब आगे बढ़िए, कह रहा गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। बस दे दिया जस्टिफिकेशन आंसर का, ये लीजिए, ठीक है। एक डायग्राम बना दिया, दे दिया जस्टिफिकेशन। ओके नाउ, अब बच्चों इसने हमसे सवाल पूछा, देखिए। कह रहा है स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर से बच्चों, स्टडी का मतलब एक कांस्टेंट करंट, स्टडी मतलब ये करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, लगातार 1 एम्पियर फ्लो करता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करंट बच्चों इसने हमको कितना दे दिया, आई का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, 1 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू एनी एनी 5 सेक्शंस। एनी 5 नहीं बच्चों, एनी क्रॉस सेक्शन, एनी 5 को हटा के एनी क्रॉस सेक्शन कर लो। ओके, सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। तो बच्चों टाइम कितना दिया उसने हमको, 1 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 सेकंड में कितने चार्ज, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना है तो हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, करंट दिया हुआ है आपको। अब देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखिए आपको बच्चों एक तो करंट का फॉर्मूला पता है, आई बराबर कितना होता है बताइए, क्यू बाई टी, ठीक। तो बच्चों टी को इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, आई इंटू टी, सही है। तो बच्चों यहाँ से आपको चार्ज पता चल जाएगा। आई कितना है बताओ, 1 एम्पियर, क्वेश्चन में देके रखा है 1 एम्पियर, और टाइम कितना है बच्चों, 1 सेकेंड, ठीक है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, करंट 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 कूलॉम। कैपिटल सी को हम क्या लिखेंगे, कूलॉम। तो बच्चों चार्ज कितना दिया है, 1 कूलॉम, यानी कि बच्चों 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है। 1 कूलॉम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, पढ़ाया है 6.25 इंटू 10⁻18। फिर भी हम लोग निकाल के दिखाएंगे, सुन लो ध्यान से, टेंशन मत लो। पहले आपने ये पता किया कि 1 एम्पियर अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कितने चार्ज निकल रहे हैं, कहां से, उस क्रॉस सेक्शन एरिया से। ये कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, आपने देखा यहाँ से 1 सेकंड में कितने कूलॉम चार्ज निकल रहे हैं, 1 कूलॉम, ये निकाला क्योंकि करंट 1 सेकंड में 1 एम्पियर है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, 1 कूलॉम, क्यू बराबर आई इंटू टी से। तो 1 कूलॉम चार्ज पता चल गया कि भाई 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब 1 कूलॉम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है वो निकाल लो, मैंने आपको सिखाया, कौन से फॉर्मूले सिखाया था, याद है बच्चों, भूल चुके हैं आप लोग। मैंने बताया था क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज, क्यू बराबर एन इंटू ई होता है, याद है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, याद है बच्चों आप लोग को। तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे तो n बराबर, n का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, q बाई ई, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे सवाल मैं आपको करा चुका हूं। अब ध्यान दो बच्चों, तो यहां से n कितना आ जाएगा बच्चे, q की जगह कितना रखोगे बताओ, 1 कूलॉम, ठीक। और e की जगह बच्चों, e का वैल्यू चिपकाओगे, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। याद आया, कूलॉम से कूलॉम कटेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई यूनिट नहीं होता, नंबर तो नंबर होता है ना। और मैंने आपको सिखाया है कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कैलकुलेशन कितना आता है,
बताइए, मैंने बोला था डायरेक्ट याद कर लेना इसको, तो कितना आ जाएगा 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये लीजिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके। ठीक, तो घुमा फिरा के फालतू सवाल आपसे पूछ रहा था भाई, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज ही होगा। 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं? 6.25 इंटू 10 पावर 18। लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप में है, पूरा करके दिखाओगे, जैसे मैंने आपको पूरा करके दिखाया। पहले चार्ज निकालोगे, ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाओगे फर्स्ट पार्ट के लिए, ये सब ऐसे करके दिखाओगे। ठीक, तो हो जाएगा बच्चों। देखा आपने किस तरीके से उन्होंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना दिया, आसान है। आगे बढ़िए नाउ स्टूडेंट्स, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। फिर से वही सब पुरानी कहानियां हैं इनकी, ठीक है। बस हम देख लेते हैं क्या क्या वेरिएशन इन्होंने सवाल में किया हुआ है। ठीक, कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, कर लोगे। एसआई यूनिट क्या होती है उसकी, एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, फिर कह रहा है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन। अब बताओ मेंटेन कौन करता है पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी या वोल्ट मीटर? मेंटेन कौन करेगा? हाँ बैटरी, बैटरी या फिर सेल, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद calculate the highest the lowest resistance that can be obtained by the combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। तो बच्चों अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो चारों को चारों किस में लगा दोगे आप बताओ? सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज में लगा के सबको ऐड कर दोगे। ठीक, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस 48 ओम का होगा। और पैरेलल के लिए बच्चों क्या करेंगे, पैरेलल के लिए हम चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालेंगे। तो आप कर लोगे, देखो ध्यान से, 1/r इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक, बस इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 24 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक, 4 8, इसके आगे मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो 1/r इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 4 8 12 और 24 का एलसीएम कितना आ जाता है आपका? 24 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और प्लस 24 एलसीएम को 8 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 इंटू 1 3, और प्लस 24 को 12 से डिवाइड करोगे 2, 2 इंटू 1 आता है 2, और प्लस 24 को 24 से डिवाइड करोगे 1 इंटू 1 1। ये लीजिए बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू, नीचे है 24, ठीक, और ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 + 1 3, 3 + 3 6 12, ठीक है, 12 का 12, 12 दूना 24। ठीक, नाउ यहाँ 1/2, यहाँ 1/rp, rp अपॉन 1, तो rp, और रेसिप्रोकल कर दिया इधर, तो इधर भी 2/1 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम, जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। अब देखो ये जो आंसर आ रहा है ये हर एक इंडिविजुअल से छोटा है, 4 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, 12 से भी छोटा है, 24 से भी छोटा है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस 48 ओम का सबको सीरीज में लगा के, मिनिमम रेजिस्टेंस 2 ओम का सबको पैरेलल में लगा के, हो जाएगा। आसान सवाल है, और कुछ तो नहीं पूछा, बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। ठीक, उसके बाद बच्चों आ जाइए सवाल नंबर 3 में। ठीक है, आंसर आप चाहो तो मैच कर सकते हो भाई, आंसर सही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ओम, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है एस्टेब्लिश अ रिलेशन टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज। R1 R2 R3 को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 प्रूव करना, मैं करा चुका हूँ। ठीक, उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर जॉइन इन पैरेलल। 2 ओम 3 ओम 6 ओम को पैरेलल में लगाया है, कर लोगे। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक, हो जाएगा। बच्चों वाला सवाल दिया है तो उसने। उसके बाद बच्चों ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये अच्छा सवाल है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए आपको क्या करना है बच्चों? एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, H इज टू I² RT। ठीक है ना, चलो तो और नहीं नहीं, I² RT उन्होंने बताया था ना आपको, जूल्स ने जो लॉ बताया था वही आप बताओगे। वैलिड है आपका, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, VIT वैलिड है। लेकिन उन्होंने ये बताया था किसी कंडक्टर में अगर करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R है उसका, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टाइम के लिए फ्लो कर रहा है ना। तो जो उन्होंने बताया था वही स्टेटमेंट लिखोगे आप, H इज इक्वल टू I² RT आप लेके आओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसी में सवाल आगे है बच्चों, इसी में ड्राइव करना एक्सप्रेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। दूसरा सवाल है इसमें, गिव टू एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर 100 जूल ऑफ हीट इज। अब ये सब कहानियां हैं, तो बच्चों इसको स्टार्ट कर लो कहीं से भी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऐसे ड्राइव कर लो, P बराबर VI लिख लो, पावर आपको पता है, H बराबर क्या हो जाएगा? P × T। अब बोलेगा क्यों? अरे भाई क्यों नहीं, H क्या एक तरीके की एनर्जी है, H क्या एक तरीके की हीट एनर्जी ना। तो E क्या होता था? P × T। तो E की जगह हमने क्या ले लिया है? H। क्यों ले लिया है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कोई हीटर है मेरे पास, तो हम ये आइडियल हीटर मान के चल रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है सबको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? हीट में। तो E की जगह आप क्या यूज करोगे? H। क्या दिक्कत हो गई बताओ? तो H बराबर P × T, E बराबर P × T होता था, तो E की जगह H लिख दिया, H बराबर P × T, P की जगह VIT चिपकाओ,
P की जगह वी आई चिपकाओ इंटू में T। अब बच्चों V की जगह आप क्या लिखोगे आई आर, जैसे आप V की जगह आई आर लिखोगे आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, ये लीजिए हो गया, आया। ठीक, उसके बाद अगला सवाल कह रहा है गिव टू एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज में होते हैं और कहाँ होते हैं, हीटर में होते हैं, सही है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी होते हैं, गीजर में भी होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज लिख दिया, दूसरा इलेक्ट्रिक वाटर हीटर लिख दिया। ठीक, अगला सवाल कह रहा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड। ईच सेकंड का मतलब टाइम कितना है बच्चों, 1 सेकंड। ठीक, इन अ 4 ओम रजिस्टर, आर का वैल्यू कितना है 4 ओम, एच कितना है 100 जूल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, हमें क्या करना है, अक्रॉस द रजिस्टर हमें क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो, देखो एक रजिस्टर है, ये इस तरीके से एक रजिस्टर है बच्चों। ठीक, और इसमें 100 जूल की हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि एच का वैल्यू कितना है 100 जूल। ठीक, रेजिस्टेंस कितना है इसका 4 ओम, और ईच सेकंड का मतलब टाइम कितना है 1 सेकंड। ओके, आपको निकालना क्या है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, वी का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप एक काम भी कर सकते थे मेरे ख्याल से, आप सीधे वाला फॉर्मूला लगा देते, ये देखिए एच बराबर वी आई टी वाला, क्यों भाई इससे बात बन जाएगी, चेक कर लो, एच बराबर वी आई टी अगर आप लगा देते है ना, तो यहाँ से आई निकाल लोगे, आई बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ, एच अपॉन ये वी, और सॉरी आई क्यों निकालना है, वी निकालना है ना। ठीक, तो v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये i और t v में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, h में जाके डिवाइड करेंगे, तो h बराबर v बराबर i इंटू टी, यहाँ डिवाइड लगाएगा h में, h कितना था बच्चों चेक कर लो 100 जूल है ना, और करंट, अब करंट फंस जाएगा, करंट आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना भाई, करंट नहीं पता चल पा रहा है ना आपको, करंट के चक्कर में फंस गए, ईच सेकंड टाइम का वैल्यू 1 सेकंड है, तो टाइम तो पता है, अब करंट के चक्कर में फंस गए, तो करंट के चक्कर में अगर फंस गए हो, ठीक, तो करंट तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। ठीक, तो अब करंट नहीं पता, तो करंट निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, सही है, तो यहाँ से बच्चों आर और टी आई स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एच में आके डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा एच अपॉन आर इंटू टी, सही है, वैल्यू रखो, एच की जगह कितना रखोगे 100 जूल, रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 4 ओम, और टाइम कितना है टी का वैल्यू 1 सेकेंड, तो आई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4 कितना आ जाएगा बताओ, काट दोगे 4 से, 4 वन द 4 और 4 इंटू 2500, तो 25/1 25, ये लीजिए, तो आई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 25 पे आप क्या लगा दोगे स्क्वायर रूट, भाई स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट, तो 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो आई की वैल्यू पता चल गई बच्चों। अब आप चाहो तो यहाँ रख दो, और चाहो तो आप ओम्स लॉ से निकाल लो, वी बराबर आई आर से। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, या वी बराबर क्या आ जाएगा आई आर। ठीक, वी निकालना है ना, तो वी बराबर आई इंटू आर, आई 5 एम्पियर है, आर कितना है 4 5 4 20 वोल्ट, अगर आप चाहते आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। एच कितना है 100 अपॉन में आई कितना है 5, और टाइम का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड, 5 वन दा 5 इंटू 20 100 20/1 20 वोल्ट्स। ठीक, तो आपकी जैसी पसंद है आप वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे भी देखिए न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, हो जाएगा बताइए, कर लीजिए, हाँ कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। ओके, तो ये आपका सवाल आया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, ये कौन सा नंबर था भाई आपका, ये नंबर 4 था, ठीक है ना, नंबर 4 था ना, ये नंबर 5 में आओ। अब देखो नंबर 5 एक शायद एक अच्छा सवाल हो बच्चों, देखते हैं। कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेस टू डबल ऑफ इट्स लेंथ विच इज इट्स न्यू रेजिस्टिविटी of length which is its new resistivity, give reason of a wire of resistivity rho is stressed to double its length which is its, what is this, क्या क्वेश्चन है, which is नहीं होना चाहिए बच्चों, what is its new resistivity। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए what is its new resistivity, सही है, which नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ what होना चाहिए। ध्यान दें बच्चे, सवाल क्या पूछा उसने, कह रहा है कि एक वायर है बच्चों, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है रो, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बताइए, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। यदि नेचर ऑफ द मटेरियल जैसे कॉपर की तार ली है, तो भाई आप उसको खींच दो, लंबा कर दो, खींच दोगे तो लंबा करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है मटेरियल नहीं चेंज हुआ है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना,
तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू रेजिस्टिविटी। तो जवाब बच्चों रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रीजन, तो रीजन ये लिख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, या नेचर ऑफ द मटेरियल एंड डू नॉट ऑन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, अब हम एक बच्चों यहाँ पर आपको बात बताते हैं, बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, पहले की क्लास करी होगी तो बात आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो बच्चों। आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, आप इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखा दो। क्या प्रूफ करके दिखा दो? कि जितनी रेजिस्टिविटी पहले थी उतनी ही अभी भी रहेगी। ये आप प्रूफ कर सकते हो, और मैं दिखाता हूँ प्रूफ कर दो। एक तो ये थ्योरी भी लिख देना आप एग्जाम में, और यदि उन्होंने बोला मैथमेटिकली प्रूफ कर दीजिए, वो बोल सकते हैं कि भैया तार को हमने खींच दिया और खींच के ऐसा लंबा कर दिया, मैथमेटिकली प्रूफ करो कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस तो हो जाएगा चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। आइए दिखाते हैं आपको, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है आपको याद है ना, रेजिस्टिविटी किसके लिए डिफाइंड है? 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। वो तो फिक्स ही रहे, मतलब वो तो हमेशा फिक्स रहता है, केवल टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों इसी सवाल में अगर उसने एग्जाम में आपको बोला क्या कि प्रूव इट मैथमेटिकली कि भैया रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, तो आइए हम आपको सवाल दिखाते हैं बच्चे, फटाफट ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दें बच्चे। ये तार है, ठीक, तार की लेंथ कितनी बच्चों? L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है अभी? A है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? रो L बाय A। ठीक, अब रो इज इक्वल्स टू बच्चों, रो का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको रो के ऊपर कमेंट करना है रेजिस्टिविटी के ऊपर। R इंटू ए कितना हो जाएगा? ये R इंटू ए बाय L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों। ये रेजिस्टिविटी है जब तार नॉर्मल तरीके से था। यदि तार को खींच के आप लंबा कर दोगे, कल मैंने आपको दिखाया था, तार की लेंथ यदि डबल कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कल मैंने प्रूफ कराया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से। ओके, तो ये देखिए बच्चों, दूसरा केस क्या है? तार को पकड़ के खींच दिया इन्होंने, लंबा कर दिया, आप भी कर दो भाई लंबा इसको, ये लो, ये लीजिए, इसकी लेंथ हो गई बच्चों कितनी? डबल। तो लेंथ हो जाएगी बच्चों डबल, मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ लो, उन्होंने डबल किया है, ठीक है। तो बच्चों लेंथ हो गई आपकी 2L, और क्रॉस सेक्शन एरिया पहले A था, अब A/2 हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया बच्चों। अब जो न्यू रेजिस्टेंस है बच्चों आपका, ठीक है, R डैश, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, R डैश बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए, हाँ, अब R डैश बराबर, अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, ये तो बड़ा चक्कर फंसा दिया मैथमेटिकली। अगर हम इसको R डैश से दिखाएं तो बात हमारी बनेगी क्या? कुछ नहीं कर सकते इसमें मैथमेटिकली, पता है क्यों? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, देखते हैं। R डैश अगर मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैंने तो नाम ही उसका R डैश रख दिया, तो अब मैं यहाँ रो कौन सा यूज करूँ? क्या मैं रो डैश यूज करूंगा? यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ ना, इस हिसाब से तो कॉपर की वो वायर है ना। मैं सोच रहा था निकाल लूंगा कि, या तो भाई आर को आप समझ नहीं रहे हो, आर को अगर आर से आर डैश हो गया तो दोनों कटेंगे नहीं ना, नहीं समझे है ना। तो ये चीज़ है, तो कोई भी कमेंट नहीं करेंगे मैथमेटिकली, ओके, पूछेगा भी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये बन जाए, क्या ही कर लेंगे इसमें। ठीक, अगर आर डैश फिर एल की जगह 2L अपॉन ए की जगह क्या लिखोगे? A/2, सही है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, चलो देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R डैश बराबर नई रेजिस्टिविटी रो डैश हो गई सपोज, ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 2×2 = 4, तो 4L अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? A, सही है। ओके, अब ध्यान दो, देखो देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो 4L, 4 आ जाएगा आगे, तो यहाँ से आ जाएगा R डैश बराबर 4, है ना, रो डैश L अपॉन A, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहां से आप L अपॉन A की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से देखिए रेजिस्टिविटी के टर्म्स में क्या निकाल सकते हो आप, यहीं से देख लो। L अपॉन A की वैल्यू यदि हम निकालें तो रो आके इधर डिवाइड करेगा, यानी कि L अपॉन A बराबर कितना आ जाएगा? जस्ट ट्राई कर रहा हूं मैं, R अपॉन रो, यहाँ पे चिपकाओ, देखो कितना आएगा। ठीक, तो R डैश इज इक्वल्स टू 4, है ना, रो डैश, और L अपॉन A की जगह क्या चिपकाओगे? R अपॉन रो, R अपॉन रो, नहीं, क्योंकि R और R डैश में कोई रिलेशन नहीं पता चल पा रहा है, वरना तो क्या हो जाता, रो बराबर क्या जाता, रो डैश। मत करो मैथमेटिकली, ठीक, मत करो। हाँ, रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लेता तब हम कमेंट कर सकते थे, जैसे कल कराया था। ठीक, रेजिस्टिविटी पे बस थ्योरी लिख के आओगे, ठीक है। मैं जस्ट ट्राई कर रहा था, वैसे घुमा फिरा के हो तो जाएगा, बट अब क्या ही, अब है ना, टाइम वेस्ट होगा। चलो अगला देखो, कह रहा है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट consisting of a battery of 3 cells
2 वोल्ट 5 ओम 8 है ना। अब देखो बच्चों 3 सेल लगाने हैं कितने 2 वोल्ट के, तो टोटल बैटरी कितने की बनेगी 6 वोल्ट की, चेक कर लीजिए। ये देखिए 2 + 2 + 2 6। ठीक, उसके बाद ये सर्किट वर्किट तो बना लोगे ना भैया आप। अगला देखो जरा यहाँ पे, तो 2 वोल्ट के आप क्या करोगे 3 सेल लगाओगे, लगा दिया बैटरी बन जाएगी। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 5 ओम 8 ओम 12 ओम को कैसे लगाना है सीरीज में, किसके साथ, प्लग के साथ। तो लो 5 12 कहाँ गया, 5 ओम है, वॉट नहीं है, 5 ओम 12 ओम और 8 ओम को सीरीज में लगाना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, बस कुछ नहीं कह रहा भाई, ये तो डायग्राम बनाना था, बना दिया। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल थर्ड पार्ट कह रहा है 2 वायर्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीज हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेजिस्टेंस। हाँ ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है बच्चों। 2 वायर हैं, एक कॉपर का है और एक मैंगनीज का है, मटेरियल अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया बताइए, तो रेजिस्टिविटी अलग अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सही है ना। कह रहा है हैव इक्वल लेंथ, कह रहा है लेंथ इक्वल है और इक्वल रेजिस्टेंस है, सुन लो ध्यान से। ठीक है, इक्वल लेंथ है और इक्वल क्या है रेजिस्टेंस है। तो कह रहा है कि विच इज थिकर। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज, ये बहुत बढ़िया सवाल है, सुन लीजिए ध्यान से। विच इज थिकर, कौन सा मोटा है, मतलब किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ये हमें पता करके आपको बताना है। ठीक, और गिवन है क्वेश्चन में कि रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन दैट ऑफ द कॉपर। हाँ ये भी बड़ी बढ़िया बात दे दी भाई इसने, कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज जो है वो कॉपर से क्या है, लोअर है। ठीक, तो एक काम करो, आप इस सवाल के लिए मेरे साथ चलो ग्रीन बोर्ड पे, ये एक अच्छा सवाल बच्चों उसने दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा सवाल दे दिया, इसको डिस्कस करना बनता है। 2014 में पूछा, 2013 में पूछा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 वायर है, एक कॉपर का है, तो कॉपर की तार बना लीजिए यहाँ पे, कॉपर की वायर। तार भी मत बनाओ, तार तुम कैसे बना सकते हो, तुम्हें क्या पता क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज्यादा है किसका कम है, बनाना हो तो रफली बना लो। ये कॉपर की तार है ये लो कॉपर। ठीक, और लेंथ दोनों की इक्वल है। ठीक, ये मैग्नीज का यहाँ पर बना रहे हैं, ये मैग्नीज है। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा लग जाए तो आप इग्नोर कर देना, दोनों की लेंथ सेम है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, तो बच्चों सपोज इसकी लेंथ, यहाँ कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक कॉपर, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैंगनीज। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैंगनीज। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए कॉपर की लेंथ बच्चों कितनी है, एल है। ठीक, तो मैंगनीज की लेंथ भी कितनी है स्टूडेंट्स बताइए, एल है। ठीक, अब क्रॉस सेक्शन एरिया तो भाई देखो नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं। ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या कर लेते हैं, ए डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। ठीक, अब बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो बच्चों यदि इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक समझ लो, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम्स, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, आर ओम। एल मीटर लेंथ है, यूनिट वगैरह एसआई रखी हुई है, वो आप समझ जाना, एसआई यूनिट। ठीक है, अब देखो बच्चों, माना कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो हम क्या किससे दिखा रहे हैं, रो से। रो क्या है, कॉपर की रेजिस्टिविटी, और रो डैश किसकी रेजिस्टिविटी बच्चों, मैग्नीज की। क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों पढ़िए, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज इज लोअर देन कॉपर, यानी कि किसकी रेजिस्टिविटी लोअर है, मैग्नीज की। ठीक, इसकी लोअर है, यानी कि गिवन क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये बच्चों, पक्का सवाल ऐसे रिपीट हो सकते हैं। गिवन क्या है कि रो डैश जो है यानी कि मैग्नीज की, वो लेस देन, ये लेस देन का साइन लगाओगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीज की क्या है, लेस है, किससे, कॉपर से, तो रो डैश इज लेस देन रो, ये लीजिए। ठीक, या आप दूसरे तरीके से बोल सकते थे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी ग्रेटर है किससे, मैग्नीज से। ठीक, लेकिन जैसा दिया हम वैसा मान के चल रहे, मैग्नीज की लोअर है कॉपर से। ठीक, मैग्नीज की रो डैश लोअर है कॉपर से, यानी कि मैग्नीज की रेजिस्टिविटी इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक, अब बताना है कौन सा तार मोटा है कौन सा पतला है। ठीक, यानी कि थिकर उसने पूछा है, तो मोटा कौन सा ये हमें बताना है। अब ध्यान दो, तो बच्चों एक काम करिए, आप ध्यान से सुनेंगे बच्चे, सभी ध्यान से सुनो। आर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो आर बराबर, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला आपका आर का बच्चों सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, आर बराबर क्या होता है तो बताइए, रो एल बाय ए। रो होती है रेजिस्टिविटी, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, एल होता है इसका लेंथ। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बराबर रो
एल बाय, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना माना है कॉपर का बताइए, कैपिटल ए। ठीक, तो ये हो गई किसकी रेजिस्टिविटी, किसका रेजिस्टेंस, कॉपर का। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से आप एक काम कर लो, ध्यान से सुन लीजिएगा, या इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आ जाओ आप मैग्नीज के लिए। ठीक, तो मैग्नीज का रेजिस्टेंस तो आर है, आर इज इक्वल्स टू, अब सुन लो, रो एल अपॉन ए करेंगे, लेकिन रो की जगह क्या रखेंगे, रो डैश, क्योंकि मैग्नीज की रेजिस्टिविटी कितनी है भाई, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन रो की जगह क्या रखोगे, रो डैश। ठीक, तो यहां आ जाएगा रो डैश, और एल की जगह एल, और ए की जगह ए डैश रखोगे, ध्यान से सुन लो। ठीक ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी बच्चों। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को या तो डिवाइड कर दो, या तो सिंपल एक काम करो, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या मैं सही बोला भैया, चेक कर लो ना, इसकी भी, इसका भी आर क्या है, रेजिस्टेंस कितना है आर, इसका भी आर, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आर आर है, दोनों के राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बताओ, रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू, इसका जो राइट हैंड साइड है वो इसके राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी कि रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू रो डैश एल अपॉन ए डैश। ये लीजिए। अब बताओ बच्चों क्या कट जाएगा, एल से एल कटेगा भाई, सेम है ना दोनों की लेंथ। ठीक है, तो यहां देखिए एल से एल ये कट गया। ठीक, उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए बच्चों ध्यान से, क्या आ गया आपके पास, रो अपॉन ए बराबर रो डैश अपॉन ए डैश। ये लीजिए, सुन लो, थिकर कौन है हमें ये बताना है। ठीक, देखो कैसे बताएंगे, ध्यान से सुन लेना, अच्छी तरीके से सुन लो ध्यान से। क्या आपको इतनी मैथ्स आती है, ये रो डैश ए की जगह जाएगा तो ए कहाँ जाएगा, रो डैश की जगह, नहीं समझे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करना, रो अपॉन, भाई ये रो डैश इधर आ जाएगा, ए उधर चलाएगा, तो रो अपॉन रो डैश इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, ए उधर चला गया तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए डैश। ये सुनो, क्या मैंने सही कर लिया, चेक कर लेना, क्या मैंने सही कर लिया बच्चों, चेक कर लेना। अरे भाई इतना मैथ्स तो आपको आता होगा ना, इसको पकड़ के इधर रखोगे ए की जगह, और ए को रखोगे कहाँ, रो डैश की जगह, कर दिया। अब सुन लेना, सुन लो अच्छे से सुन लो, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा साइड में। देखिए बताना मैं आपको ये चाहता हूँ बच्चों, कि यदि आपका न्यूमरेटर, ध्यान से सुन लो, 2-3 सवाल देख लो बच्चों छोटे छोटे, अगर आपका न्यूमरेटर, ध्यान दे बच्चे, 1-2 सवाल कर लेते हैं, अगर 5/4 लिखा हुआ है 5/4, तो पक्का ये 1 से ग्रेटर आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ये हमने आपको मैथ्स की क्लास में पढ़ाया है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो फटाफट, आएगा ना। अगर आपको भरोसा नहीं, अपना कैलकुलेटर लेके 5 को 4 से क्या करो, डिवाइड कर लो, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, और देख लो बहुत सारे एग्जाम्पल है, 12/6, जो आंसर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो पक्का आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन 1 आता है। सही है, ओके, सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनोगे तब पता चलेगा, सुनो आराम से बिल्कुल। एक बात बताओ बच्चों, रो किससे बड़ा है, रो डैश से बड़ा है कि नहीं, जाके चेक करो ना। अरे रो जो है वो रो डैश से बड़ा है, क्योंकि रो डैश रो से क्या है, छोटा है, यानी कि ध्यान से चेक करना, ध्यान से एकदम आराम से बिल्कुल। एक बात बताओ बच्चों, दिस अपॉन दिस, रो अपॉन रो डैश पक्का ग्रेटर किससे होगा, 1 से। क्या मैंने सही बोला, क्यों सर, क्योंकि सर न्यूमरेटर का बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अरे भाई आपको भरोसा नहीं है, इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, रो इज ग्रेटर देन रो डैश। बताओ, क्या आप ये बोलो रो डैश रो से छोटा है, या रो रो डैश से क्या है, ग्रेटर है, आया कि नहीं आया बताओ। तो एक बात बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, सुन लो। ठीक, तो एक बात बताओ बताओ बच्चों, बताओ कि रो अपॉन रो डैश पक्का ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब आगे कहानी सुनो बच्चों, एक बात बताइए जरा, बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से देखो, एक बात बताओ भाई, सुन लो भाई, एक बात बताओ, रो अपॉन रो डैश की जगह क्या तुम ए अपॉन ए डैश नहीं रख सकते हो, बताओ, नहीं समझे, इसकी जगह अब अगले स्टेप में क्या रख सकते हो, ए अपॉन ए डैश। तो अगले स्टेप में क्या किया तुमने, चालाकी करी, और तुमने बोला कि अब हम इसकी जगह, किसकी जगह, रो अपॉन रो डैश की जगह क्या रखेंगे, ए अपॉन ए डैश। और ये जो रिलेशन है ग्रेटर देन 1, ये ऐसे ही रहेगा। अब कुछ लोग यहां पर चमक गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा, भैया एक बात बताओ, रो अपॉन रो डैश किसके इक्वल था, ए अपॉन ए डैश, तो तुम रो अपॉन रो डैश की जगह ए अपॉन ए डैश नहीं यूज कर सकते हो।
अब बताओ मुझे, हाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और कुछ नहीं किया है। अब एक बात बताओ बच्चों कि वो कह रहा है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए ला रहे हो और उससे आपको इंफॉर्मेशन का क्या मिल गई बच्चों, आके उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि a अपॉन a डैश किससे ग्रेटर हो रहा है, 1 से। ध्यान से चेक कर लो, आपके सामने कुछ मैंने नहीं किया है। a अपॉन a डैश ग्रेटर आ रहा है किससे, 1 से। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, इससे आप तुरंत समझ जाओगे, अच्छा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आप तुरंत बोलोगे क्या कि दिस इंप्लाइज का साइन लगाओगे, दिस इंप्लाइज का मतलब ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है कि भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, यानी कि a इज ग्रेटर देन a डैश। लो, आया कि नहीं आया? ठीक, अब a किसका एरिया था बताओ, a किसका एरिया था बच्चों, कॉपर का, और a डैश किसका था, मैग्नीज का। तो बताओ कौन सा एरिया बड़ा आ गया, किसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा आया, कॉपर का। तो अब डायग्राम को हम करेक्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा, ये लीजिए, ये रहा हमारा कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ जाना, ये रही कॉपर की तार, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा दिखा देंगे। ये थिकर वायर है, मोटा तार है ये, और वो है पतला, उसको पतला दिखा दूं। ये हो गया बेचारा पतला तार, थिनर है। तो थिकर कौन है बच्चों, कौन है थिकर? आंसर क्या लिखेंगे, कॉपर इज थिकर। और थिनर पूछता, थिनर मतलब थिन मतलब पतला, पतला कौन है, मैग्नीज। आ गया? अभी सुन लो एक बात और बताता हूं। अगर ये वाले स्टेप के बाद किसी को नहीं समझ में आया भाई, तो तुम एक काम कर लो ना, a अपॉन a डैश, सुन लेना ध्यान से, a अपॉन a डैश इज ग्रेटर देन 1 था, सुन लो, बोथ साइड a डैश से मल्टीप्लाई कर दो, बस खुश। a डैश एक पॉजिटिव नंबर होगा, एरिया पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a डैश से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और a डैश से राइट में, इससे क्या फायदा है, a डैश से a डैश कटेगा और a इज ग्रेटर देन 1 इंटू a डैश, तब भी वही आएगा। ठीक, कोई डाउट है बताइए? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब कोई कोई बच्चे मेरे को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो, कोई कोई बच्चे कुछ कैलकुलेशन करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं उसको सुनो। जब कोई कोई बच्चे इसको इक्वेट करते हैं एग्जाम में, तो वो चक्करों में फंसने लगते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, सुनो ध्यान से बच्चों। वो क्या करते हैं, करते कुछ गलत वो भी नहीं है, इसको इक्वेट कर देते हैं किसके, सुन लो, अभी मैंने क्या किया, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड यहां लिखा और ये यहां, ये दोनों बराबर। कोई बच्चा एग्जाम में ऐसा भी तो कर सकता है सर, ध्यान सुनो, वो कहेगा सर दिस रो डैश एल अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। भाई ऐसा भी तो कर देगा, तो गुनाह थोड़ी ना हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया। आपकी लेफ्ट में उसने इसको लिखा और राइट में इसको लिखा, ठीक, तो इसका एल से एल कट जाता, ए डैश को उधर भेजता, लो रो डैश अपॉन रो बराबर ए डैश उधर, भाई रो इधर ए डैश उधर, लो ऐसा आ जाता उसका। अब बताओ, अब या तो वो बोथ साइड क्या कर ले, रेसिप्रोकल, इसको पलट दो तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा। और नहीं पलट रहा है तो देखो जरा, ये जो रो डैश अपॉन रो है, रो डैश अपॉन रो, वो लेस देन 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बार छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, रो डैश छोटा और रो बड़ा, तो रो डैश अपॉन रो लेस देन 1 आएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेगा वो, अगले स्टेप में क्या करेगा वो, रो डैश अपॉन रो की जगह क्या चिपकाएगा, ए डैश अपॉन ए इज लेस देन 1 आ जाता। इसका मतलब बच्चों ए डैश छोटा है और ए क्या है, बड़ा है, तो ए डैश इज लेस देन ए आ जाता। तो बात तो वही पड़ेगी कि ए इज ग्रेटर देन क्या, ए डैश, तो यानी कि दोनों में से बड़ा कौन है, ए इज ग्रेटर देन ए डैश, तो बात तो वही पड़ती। ठीक, जैसे आपको पसंद है वैसा आप इसको अच्छी तरीके से बना लीजिए, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक, कर लीजिए इसको। ओके, नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए आ जाइए। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, आप लोग ज़रूर करें इसको। अगर आप चाहें तो आंसर भी मैच कर सकते हैं। यहाँ से आ जाइए, देख लीजिए थिकर कौन है आपका, कॉपर थिकर है, ठीक है, कॉपर विल बी थिकर। अगला सवाल बच्चों 5 नंबर था, 6 नंबर आ जाओ। तो बच्चों 6 नंबर में इन्होंने हमसे क्या कहा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R2 कनेक्टेड इन सीरीज। कर लोगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ करना है। उसके बाद बच्चों
उसने हमसे सवाल किया फ्यूज ऑफ 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर आर अवेलेबल, 3 फ्यूज है अवेलेबल है मार्केट में, ठीक। कह रहे कैलकुलेट एंड सेलेक्ट द फ्यूज फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट रेटेड एट पावर एट 220 वोल्ट लाइन। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, सुनो। कह रहा है भैया बाजार आप गए, ठीक, और बाजार आप गए, बाजार में दुकानदार ने, शॉपकीपर ने आपको बोला मेरे पास, एक इलेक्ट्रिक शॉप पे गए, उसने कहा 3 फ्यूज है, 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक। कह रहा आपको कौन सा दे दे, तो अच्छा आपको कौन सा दे दे। अब आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है, तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक आयरन है आपका इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक आयरन है बच्चों आपका, ये इसका हैंडल है और यहाँ हीटिंग एलिमेंट लगा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ बच्चों, चेक कर लीजिए। इसकी पावर वोल्टेज रेटिंग देके रखा है 220 वोल्टेज की लाइन पे लगा हुआ है, तो V बराबर कितना है 220 वोल्ट है। और उसके बाद बच्चों आपको क्या दिया हुआ है 1 किलोवाट पावर है, चेक कर लो, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट पावर। तो बच्चों इसकी पावर कितनी है, P बराबर 1 किलोवाट, ठीक। अब ध्यान दें, आप करंट निकाल लो यहाँ से, नहीं निकाल पाओगे बताओ, आराम से निकाल लोगे भाई। 220 वोल्ट की सप्लाई पे लगा रहे हैं और पावर कितनी होगी इसकी 1 किलोवाट, तो क्या करंट नहीं निकाल पाओगे। P बराबर V इंटू आई से, ध्यान से सुन लो। तो बच्चों P बराबर V इंटू आई जब आप लगाओगे, ध्यान से सुन लो, ये क्या निकाल रहे हो, ये हम ये निकालने जा रहे हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक आयरन को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे लगाएं तो ये कितना करंट खींचेगा सर्किट में, कितना करंट ड्रॉन करेगा, उस हिसाब से हमने फ्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। देखते हैं, पहले करंट निकाल लो, ये कितना करंट खींचेगा बच्चों सर्किट से, सर्किट मतलब वोल्टेज सप्लाई से। तो I बराबर कितना हो जाएगा P अपॉन V, सही कर रहा हूँ, चेक कर लेना, है ना। P कितना है बच्चे 1 किलोवाट। अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, 1 किलोवाट को वॉट में चेंज करो, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि पावर को जब हम वॉट में रखेंगे तभी हमारा करंट एम्पियर में आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में रखेंगे तो पावर हो जाएगी 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1000 वाट। तो P की जगह रखा तुमने कितना 1000, और V की जगह बच्चों तुमने कितना रखा, V कितना दिया बच्चों चेक कर लेना 220, है ना, 220। करंट निकाल लीजिए, देखो बच्चों ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ठीक। उसके बाद बच्चों 11 टू ज़ा, है ना, और अच्छा ठीक है 11 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 से, तो 2 से कर लो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आएगा 2 इंटू 11 22 और 2 इंटू 50 50/11 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करके डिसीजन लेना है, तो 50/11 यानी कि 50 को डिवाइड करोगे किससे 11 से, करेंगे बच्चे डिवाइड, ओके। तो 11 4 का कितना होता है बताइए बच्चों 44, ठीक। 10 माइनस 4 होता है 6, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दोगे, 11 5 का कितना होता है बच्चों 55, ठीक। यहाँ बचेगा 5, डेसिमल की हेल्प से 0, 11 4 का कितना होता है 44, ठीक। बस इतना काफ़ी बच्चों, 4.54 एम्पियर के आसपास करंट आएगी, ठीक। मतलब समझो, ध्यान से सुन लेना बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, ये जो क्या है आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, ये कितनी करंट खींचेगा, I बराबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितनी करंट बच्चों ड्रॉन करेगा इस सर्किट से, सर्किट में 4.54 एम्पियर, इतनी करंट ड्रॉन करेगा ये। अब फ्यूज डिसाइड करो कौन सा लगाओगे, बताओ कौन सा लगाओगे। 5 एम्पियर का फ्यूज बेस्ट रहेगा, क्यों सर, इसलिए सर ध्यान से सुनिएगा सर, अगर तुम यहाँ फ्यूज लगाओगे कितने एम्पियर का 3 एम्पियर का, हाँ क्या जरूरत है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का फ्यूज तो 3 एम्पियर से ज्यादा करंट आने पे जल जाएगा, प्रॉब्लम है। कह रहा सर लगा दो कोई दिक्कत, अरे भाई क्यों लगा दे, करंट उसको कितनी चाहिए 4.54, अब तुम 3 एम्पियर का लगा के क्या कर लोगे भैया, 3 एम्पियर का अगर तुम लगाओगे तो 4.54 तो खींचेगा, हर एक बार 3 एम्पियर का फ्यूज तुम्हारा ऐसे ही खराब हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रिक आयरन एक बार भी नहीं चलेगा, हर बार फ्यूज खराब हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे यार 3 एम्पियर का लाते हैं लगाते हैं, क्योंकि वो करंट ही कितनी खींच रहा है 4.54 एम्पियर, और समझ गए तुम ना। तो फ्यूज 3 एम्पियर की झेल नहीं पाएगी इसको, कि 3 एम्पियर की फ्यूज 3 एम्पियर ही करंट अलाउ करेगी, 3 एम्पियर फेल हो गया। तो 5 एम्पियर यदि लगा दो बेस्ट रहेगा, क्यों 5 एम्पियर यदि बच्चों आपने लगा दी यहाँ पर फ्यूज, समझ जाना, है ना, तो इसको चेंज करके कर लो 5 एम्पियर, बेस्ट ऑप्शन है, 5 एम्पियर की फ्यूज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि बच्चों ये कितने तक अलाउ कर देती है 5 एम्पियर तक। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, ध्यान सुनो, पता है कुछ लोग क्या सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे अरे 4.54 ये तो खींचता है, 5 एम्पियर लगा दिया आपने तो वो तो 5 अलाउ करेगा, जैसे ही 5 अलाउ करेगा तो जो है हमारा इलेक्ट्रिक आयरन ना खराब हो जाए। अरे सुनो, नहीं नहीं ना, जो डिवाइस आप लगाते हो ना इलेक्ट्रिक डिवाइस,
ठीक है, तो वो जितना करंट नॉर्मली ड्रॉन करती है उससे 1-2 एम्पियर ज्यादा झेल लेती है वो, उसके लिए आप परेशान ना हो। नहीं समझे? अगर वो 4.5 पे चलता है इलेक्ट्रिक आयरन का कॉइल जो अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है इसका, ठीक है, तो अगर वो 4.54 पे चलता है तो वो 5 पे भी चलेगा, आप टेंशन मत लो उसकी, 5 एम्पियर पे चल जाएगा, 5.5 तक चलेगा, 1 एम्पियर ज्यादा करंट झेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, किसका क्या कौन झेल जाता है? जो अंदर कंपोनेंट लगा है, किसके? इलेक्ट्रिकल डिवाइस के। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे आप एसी यूज कर रहे हो, अब एसी मान लो 10 एम्पियर करंट एसी खींचता है मान लो, ठीक, अब 10.5 एम्पियर आ गई, 11 एम्पियर 12 एम्पियर तक झेल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन 15-16 एम्पियर करंट आ गई तो उसका कॉइल जल जाएगा एसी का, ये चीज होती है। ठीक, तो 5 एम्पियर बेस्ट है। अब कहने लगा सर 10 एम्पियर लगा दो। अरे भाई क्यों लगा दे 10 एम्पियर? अगर 10 एम्पियर लगाओगे खतरा है। कैसे खतरा है? ये देखो, ये इलेक्ट्रिक आयरन है तुम्हारा, ठीक, और अगर तुमने फ्यूज यहां लगा दी 10 एम्पियर, तो बताओ ये कितनी करंट पास करता है? 10 एम्पियर तक पास करता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक आयरन अपने चलने के लिए कितना करंट ड्रॉन करेगा बच्चों? 4.54। चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, पास करा देगा। लेकिन कभी अगर गलती से वोल्टेज सोर्स ज्यादा हो गया, कभी गलती से पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज आ जाता है, तो सोचो अगर कभी यहाँ वोल्टेज अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से करंट अगर बढ़ के हो गया मान लो 14 एम्पियर का, अचानक से 14 नहीं, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, मान लो कभी करंट अगर बढ़ के बच्चों हो गया 8 एम्पियर, मान लो 8 एम्पियर, ठीक, तो 8 एम्पियर आएगा, ये फ्यूज इसको अलाउ कर देगा? यस सर, क्योंकि ये कितनी करंट अलाउ करता है? 10 तक कर देता है। तो 8 एम्पियर यहां से तो अलाउ होगी, लेकिन इसकी कॉइल तो खराब हो जाएगी इलेक्ट्रिक आयरन की। इलेक्ट्रिक आयरन की कॉइल मैक्सिमम कितना झेल सकती थी? 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक, और आ गई कितनी? 8 एम्पियर। फ्यूज तो अलाउ कर देगा 10 एम्पियर वाला 8 एम्पियर को, लेकिन तुम्हारी कॉइल तो खराब हो जाएगी। फ्यूज सुरक्षित रहेगा, फ्यूज तो 10 रुपए का आता है, इलेक्ट्रिक आयरन 1000 रुपए का आता है, वो खराब हो जाएगा। समझे? इसलिए जो बेस्ट है आपका डिसीजन लेना है वो कौन सा? आपका 5 एम्पियर का लगाएंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले हम इसको आइडियल कंडीशन में लगा के, इलेक्ट्रिक आयरन या जो भी डिवाइस दी होगी, आइडियल कंडीशन मतलब उसके वोल्टेज पे और उसकी पावर को लगा के पहले हम करंट निकाल लेंगे, और उस करंट की हेल्प से हम फ्यूज से कंपेयर कर करके डिसीजन लेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम? रेजिस्टेंस 1 ओम है, इस बात से क्या समझते हो? ठीक, तो डिफाइन कर लो, R बराबर V अपॉन आई से, V को 1 वोल्ट, करंट को 1 एम्पियर। जब किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से अगर उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो कर जाती है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 ओम। आगे कह रहा है 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल, टर्न टू बैटरी 6 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू केसेस। अच्छा सवाल, वेरी गुड सवाल फिर से दे दिया उसने। हाँ भाई, क्या आपको याद है कि जब भी वो आपको आइडेंटिकल रजिस्टर दे दे या आइडेंटिकल बल्ब दे दे, 2 या 2 से ज्यादा, एक बार किस में लगवाएगा? सीरीज में। एक बार किस में लगवाएगा? पैरेलल में। तो दोनों में जब सीरीज में लगाया और पैरेलल में लगाया तो पावर कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? पावर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिम्मेदार होता है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर से एक बार याद दिला देता हूं। तो ये देखिए, ये 12 ओम और 12 ओम के दो आइडेंटिकल रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, कुछ होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना है भाई? इलेक्ट्रिकल पावर किसकी होगी? किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की होगी ना, तो कोई बल्ब बल्ब होगा, कुछ होगा जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। तो एक बार दोनों को किस में लगाते हो आप बताओ? सीरीज में। और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ मौजूद है, या 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है। ठीक, अब सुनो, पावर निकालोगे आप सीरीज में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पावर के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बच्चों? चाहो तो आप V² अपॉन R लगा दो, ऑब्वियसली लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे P बराबर, और चाहो तो आप VI भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जो मर्जी लगा दो। V और I निकालोगे तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के उसकी हेल्प से आप I निकालोगे, ठीक। और V² अपॉन R लगाओगे तो V² अपॉन R, तो R की जगह R ना तो ये वाला होगा ना तो ये वाला होगा, यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा। क्यों सर? क्योंकि सर ये दोनों मिलके वोल्टेज सोर्स से क्या खींच रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को खींच रहे हैं, ऐसे सोचो आप, ठीक। तो बच्चों चलो मैं V² अपॉन R से निकाल देता हूँ, R इक्विवेलेंट से। तो V कितना है? V कितना है? 6 6 छंग 36 है ना, V का स्क्वायर 36, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 12 12 का सीरीज में, बोलो 12 12 24, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 6 का 6 6 चौके 24, 4 1 नहीं 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 3 3/2 कितना होता है? 1.5 वाट, ठीक, ओके। तो यहाँ पे पावर कितनी आ रही? 1.5 वाट। जिन लोगों ने अच्छे से क्लास करी उन्हें पता है पावर ज्यादा कहाँ आएगी? पैरेलल में, याद है? दिखा देते हैं आपको। तो पावर इन सीरीज, ये PS आ गया आपका, PS का मतलब पावर इन सीरीज कितना आ रहा है बच्चों? 1.5 वाट आ रहा है, ठीक।
और पावर इन पैरेलल के लिए दोनों को पैरेलल में लगाओगे, तो पैरेलल में अगर लगाओगे आप दोनों को, ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये लगाया 12 ओम, ठीक, और ये लगाया बच्चों कितना 12 ओम, करेक्ट। ये लीजिए बैटरी कितने की है, 6 वोल्ट की, सही है। तो V बराबर कितना हो गया आपका 6 वोल्ट, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ से करंट खींचेगा ये। अब सुनो, यहाँ से बच्चों आप निकालोगे पावर, मना नहीं कर रहा हूं मैं, P बराबर V स्क्वायर R यहाँ लगाया है तो यहाँ पे भी लगा दो, लेकिन R की जगह क्या रखेंगे, R इक्वलेंट, क्योंकि दोनों का जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो पावर को कंज्यूम कर रहा है, दोनों मिलके पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक। तो V का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 और अपॉन में R इक्वलेंट। हाँ भाई 12 12 पैरेलल में R इक्वलेंट कितना आएगा 12/2 डायरेक्ट। सुबह की क्लास जिन्होंने करी है, R इक्वलेंट बराबर R/N नहीं बताया था जब पैरेलल में लगे होते हैं सेम रेजिस्टेंस, तो R की वैल्यू कितनी है 12 और अपॉन में N कितना है, नंबर ऑफ रजिस्टर 1 2 2 2 1 2 6, तो R इक्वलेंट कितना आ जाता है आपका यहाँ से 6 ओम। तो नीचे R इक्वलेंट रखोगे 6 ओम, 6 से 6 कटा, 6 वॉट आ गया। यही तो मैं बता रहा हूँ 2-3 दिन से आपको, क्या कि पैरेलल में पीपी मतलब पावर कंज्यूम इन पैरेलल, ठीक। तो पैरेलल में पावर ज्यादा आएगी, बस यही तो पढ़ा रहे इतने दिनों से, ठीक। अब सुनो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स इन 2 केसेस। तो दोनों केसेस में जो पावर आ रही है उसका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो कौन से ऑर्डर में निकालना है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में पूछा है। तो पहली बार सीरीज में और फिर दूसरी बार पैरेलल में लगवाया, यानी कि हमें क्या लगाना है, PS बाय PP का रेशियो, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज बाय पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल। पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज कितना था 1.5 वॉट, ये लीजिए 1.5 वॉट, और अपॉन में पावर कंज्यूम इन पैरेलल कितना आ रहा है 6 वॉट। वॉट से वॉट कटेगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ठीक है, फिर नीचे 60, 15 1 जा 15 4 जा, ये लो कितना आ गया PS बाय PP, PS बाय PP का रेशियो कितना हो गया 1:4 इज द रिक्वायर्ड रेशियो, यानी कि पैरेलल में जो पावर कंज्यूम होगी वो सीरीज के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा होगी, करेक्ट। तो ये बात हो गई, करेक्ट बच्चों, तो ये चीज हो गई, ओके। अब कह रहा है पावर के लिए P इक्वल्स टू V इंटू आई नहीं लगाया, अरे भैया लगा लो, खुश हो जाओ, लो, ठीक। जब आप यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाओगे, क्या पावर इन सीरीज V इंटू आई लगाओगे, तो V तो आप कौन सा रखोगे बच्चों 6 वोल्ट, और करंट आपको निकालना पड़ेगा, और करंट निकालने का और लफड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर I बराबर क्या होता है V अपॉन R इक्वलेंट, लो V कितना है 6 वोल्ट और R इक्वलेंट कितना 12 12 24, लो करंट 6 का 6 6 का 24, 1/4 आ जाएगी करंट। तो यहाँ करंट 1/4, 6/4 कितना होता है 1.5 ही तो होता है, तो पावर उतनी ही आती, फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे अगर चाहते तो हम क्या लगाते, P बराबर V इंटू आई V इंटू आई से निकाल लेते चाहते तो। ये पावर इन पैरेलल है और ये पावर इन सीरीज, ठीक है। आ जाओ, V कितना रखते हैं यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक, तो 6, और करंट कैसे निकालते V अपॉन R से, ठीक। तो इसका करंट निकाल लो, यहाँ पे कैसे आ जाता है इसका करंट, I बराबर V अपॉन R, V है 6 वोल्ट का और R इक्वलेंट में कितना आ जाता 12 कितना 2 6 है ना। तो करंट कितनी आ गई 1 एम्पियर, यहाँ पर रख देते 1 6 का 6, लो पावर कितनी आ गई 6 वॉट। तो बात वही पड़ेगी, जैसे पसंद है आप वैसे निकाल सकते हो जाएगा। करिए, ये एक अच्छा सवाल है, कर लीजिए। इसी तरीके से एग्जाम में पावर की जगह आपको बोल सकता है क्या, हीटर की 2 कॉइल दे देगा जिसके रेजिस्टेंस क्या होंगे सेम होंगे 12 ओम 12 ओम, या कुछ भी दे देगा। एक बार पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करेगा, एक बार पैरेलल में, बोलेगा हीट का रेशियो निकालो, किसका निकालो, हीट कंज्यूम का रेशियो निकालो, तब भी ऐसे ही करेंगे, ठीक। अब बोलेगा सर क्या हम वहां, समझो जरा बात को समझो, हीट का रेशियो अगर पूछ लेता, सुन लो पहले अच्छे तरीके से, तो जितनी हीट यहां और जितनी हीट यहां उसका रेशियो, तो सुनो तब हम क्या करेंगे, दोनों को सेम टाइम T के लिए चलाएंगे, 1 सेकंड के लिए दोनों को चला लेना, या T टाइम के लिए दोनों को चला लेना, सुन लो। तो हीट का रेशियो वही आएगा जो पावर का आएगा, सुन लो, समझे। थोड़ा सा बता देते हैं आपको, मान लो हीट इन सीरीज का रेशियो पूछता किसके साथ, हीट इन पैरेलल के साथ, तो कैसे करते सर, तो हीट का फॉर्मूला कौन सा लगाते सर, आपकी मर्जी है सर, कोई भी लगा दो सर, ठीक है। I2RT लगाना हो I2RT लगा दो, VIT लगाना हो VIT लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो मर्जी। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं आंसर उतना ही आएगा, हीट इन सीरीज बाय हीट इन पैरेलल। हीट इन सीरीज कैसे निकालोगे बच्चों, VIT VI
टी। ठीक है, अरे हीट का फॉर्मूला नहीं पता क्या आप लोग को? हीट बराबर क्या होता है? वी इंटू आई इंटू टी। एक तो ये होता है और दूसरा होता है क्या? आई स्क्वायर आर टी। जो लगाना वो लगा लो, ठीक। लेकिन V रखोगे इक्विवेलेंट, करंट रखोगे इक्विवेलेंट, तो सीरीज में V कितना है? 6, ठीक। और I कितना है सीरीज में? चेक कर लो, I कितना है सीरीज में? अभी भी निकाला था सीरीज में करंट, 1/4 आया था, है ना? तो 1/4, और टाइम की जगह अभी आप T रखोगे अपॉन में। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो दोनों में यही करोगे। हीट इन पैरेलल, 6 वोल्ट की बैटरी यानी कि V का वैल्यू 6 और करंट कितना है पैरेलल में? करंट कितना है? 1 एम्पियर, ठीक। तो 1 रखेंगे और टाइम की जगह कितना रखोगे? टी। अब बोलेगा सर टाइम की जगह टी क्यों रख रहे हो? सर सुन लीजिए सर ध्यान से मेरी बात, मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों कॉम्बिनेशन को टी टाइम के लिए ही चलाया गया है। सुन लो, दोनों को टी टाइम के लिए। जनरली ऐसा होता है एग्जाम में कि टाइम आपको देता ही नहीं, तो दोनों को टी टी मान लो, टी से टी क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन इसमें सवाल का वेरिएशन भी कर सकता है। सुन लो ध्यान से, वैसे तो आपको पता है कि पैरेलल में हीट हमेशा ज्यादा आती, लेकिन क्या पता, क्या पता, क्या पता वो सीरीज का टाइम ज्यादा दे दे और पैरेलल का दे दे कम, तब आंसर उल्टा आएगा। टाइम का गेम अगर खेल गया तो हीट का रेशियो अलग आएगा। नहीं समझे? कुछ समझो ना भाई। अगर सीरीज में ज्यादा टाइम के लिए लगा के रखे हो और पैरेलल में कम टाइम के लिए लगा के रखे हो, तो भैया जो ज्यादा टाइम के लिए लगेगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से टाइम यदि बढ़ गया तो हीट नहीं बढ़ जाएगी उसकी। समझे? तो यदि टाइम सेम हुआ तब तो पावर जैसा आंसर आएगा कि पैरेलल में हीट ज्यादा और सीरीज में कम। लेकिन यदि टाइम का गेम अलग अलग खेल दिया उसने, इसको बोला 10 घंटे तक चलाते हैं और इसको 1 ही घंटे तक चलाता है, तो 10 घंटे को किस में कन्वर्ट करोगे? नहीं, कन्वर्ट करो चाहे ना करो, दोनों अगर आर्स में, दोनों आर्स में रखो, आर से आर कट जाएगा। दोनों सेकंड में तो दोनों सेकंड में रखना। यहाँ पे देखो, बस टाइम की यूनिट सेम रखना। अभी मैं क्या मान के चल रहा हूं कि दोनों का समय क्या है? सेम है, और यूनिट भी क्या है? समय की सेम है, ठीक। तो टी से टी कट जाएगा, टी आर्स के लिए चला है, कट जाएगा। तो आंसर बच्चों उतना ही आ जाएगा, 6 से 6 कटा और 1/4 आया। एच एस अपॉन एच पी कितना आ जाएगा? 1:4। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। काफी कुछ बता दिया मैंने। कर लीजिए सवाल को, क्या क्या वेरिएशन आएगा सब बता दिया है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ हाँ कर लीजिए आराम से, कोई बात नहीं। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, सीरीज पैरेलल में लगा के हीट या पावर का रेशियो पूछना। ओके, अगर आप चाहें, भरोसा अगर आपको नहीं तो आप आंसर मैच कर सकते हो। कहाँ गया भाई? पावर कंज्यूम नंबर 2 सवाल था ना। लो, रेशियो कितना आ रहा है? 1:4। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट में आइए। इसी में कह रहा व्हाट कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर कनेक्टिंग द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। व्हाट कॉम्बिनेशन इज यूज इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के क्रॉस अगर मेजर करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? पैरेलल। क्या सर सवाल नहीं समझ में आया? अरे भाई, 2 पॉइंट जिनके भी बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों मेजर करना है, उसके क्रॉस क्या लगाते हो आप? वोल्ट मीटर। ये लो, ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, कोई वायर लगी हुई है, तो आप ऐसे करके वोल्ट मीटर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? बताओ। तो पैरेलल में ही तो लगा हुआ है, क्या दिक्कत है? तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए? पैरेलल। ओके, तो वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। ये बात पूरी आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाइए आप, ठीक है। ये सवाल नंबर 7 में था, 8 में आ जाओ बच्चों। देखो सवाल कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट से आप क्या समझते हो? ठीक है भैया, तो ये सब थोड़ी बहुत कहानी अपनी किताब से आप पढ़ लेना कि हीटिंग इफेक्ट से आप क्या समझते हो। थोड़ा सा मैं आपको फील करा देता हूँ बच्चों। ओके, थोड़ा मैं आपको फील करा देता हूँ। यहाँ कहानियां क्या लिखी है हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो। देखो, जैसे कि आपका मोशन होता है जब, ठीक है, आप जब मतलब आपका मोशन होने का मतलब है फिजिक्स में जो आपने मोशन पढ़ा हुआ है, तो जब आप मोशन पढ़ते थे तो क्या होता था बताओ? मोशन में आपने पढ़ा था कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो सरफेस पे फ्रिक्शन उसको क्या करता है? उसकी मोशन को अपोज करता है, ठीक। तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में उसकी बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। अब आप ही चेक कर लो, अपनी साइकिल चलाते हो उस तरीके से रोड पे पैडल मार के छोड़ देते हो, क्यों रुक जाती है? क्योंकि आपकी साइकिल की जो काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ चली जा रही है? एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स से लड़ाई करने में, है ना, उसको अपोज करने में, उसके अगेंस्ट वर्क डन करने में आपकी एनर्जी खर्च हो जाती है, इसलिए साइकिल रुक जाती है, ठीक। नहीं तो चलती नहीं, चली जाती जिंदगी भर, ठीक है ना। अच्छा, तो वही चीज, जैसे फ्रिक्शन, जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, फ्रिक्शन काम करता है मोशन को
अपोज करता है। ठीक उसी तरीके से बच्चों चलते हुए इलेक्ट्रॉन को कौन अपोज करता है? तो जवाब है अंदर का जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल में वो चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, ये नाइक्रोम की एक तार ले ली हमने, ठीक है बच्चों, नाइक्रोम की तार में अंदर एटम्स है, ओके। और बच्चों ये एटम्स है और बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कौन आ रहा है? करंट। हाँ वो अलग बात है कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है, ये बात आपको पता है। लेकिन भाई चलता तो इलेक्ट्रॉन ही है ना फाइनली, वो तो हमने कन्वेंशनली उसको मान लिया पुराने जमाने से, बहुत पुराने जमाने से, कि भैया जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलते हैं, पर फाइनली चलता है इलेक्ट्रॉन ही। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसा चलता हुआ आ रहा है तो अंदर मटेरियल में एटम से टकराएगा कि नहीं टकराएगा बताइए? हाँ। और अगर हम एटम्स के अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कर दे अंदर, ठीक है, मतलब हमने ऐसा मटेरियल चूज कर लिया कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आए तो नंबर ऑफ कोलोजन्स ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो जब नंबर ऑफ कोलोजन्स यानी कि टक्कर ज्यादा से ज्यादा होगी तो जो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन आएगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो टकराएगा, क्यों? अपनी एनर्जी लूज करेगा। कौन से फॉर्म में? हीट के फॉर्म। अंदर फ्रिक्शन महसूस करेगा ना वो, एटम से टकराएगा तो लगातार। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां से टकराते हुए निकलेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। सुन लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है भैया? इलेक्ट्रिकल शब्द आया इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही क्या होती है? उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक, तो आएगा, टकराएगा और अपनी एनर्जी लूज कर देगा। कौन से फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लो ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है कि भैया इस वायर के क्रॉस लगाया आपने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिया इसमें। इलेक्ट्रॉन बेचारे नाइक्रोम के अंदर अवेलेबल एटम से और दूसरे आयन से या दूसरे तरीके के इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेंगे। टक्कर करने के बाद अपनी एनर्जी जो होगी उनकी, जो किनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस में चेंज हो जाएगी? हीट में। तो हीट निकलती है बस। ठीक, तो ये चीज है। तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब कहानी आप चाहे जहां से पढ़ लेना। एक कहानी यहां लिखी हुई, इसको पढ़ लो। कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस, समझ गए होगे? जब इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टेंस जैसे कि नाइक्रोम के वायर से या टंगस्टन के वायर से पास होता है तो रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट। तब रेजिस्टेंस वायर वेरी हॉट हो जाता है। क्यों हॉट हो जाता है मैंने आपको बता दिया। ठीक, प्रोड्यूसेस हीट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो ये कहानी। आगे पढ़ो। नंबर 2 कह रहा है डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेट जूल्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कह रहा है डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। कोई इलेक्ट्रिक करंट कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि क्या प्रूफ करवाना चाहता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बच्चों हमने आपको कराई हुई है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे इसको? P बराबर हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे? P बराबर VI करोगे, फिर एनर्जी निकालोगे। एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या होता है बच्चों बताइए? P इंटू टी होता है। और अब हम ये मान लेंगे कि आइडियल केस मान के चलेंगे बच्चों। यहां पर कौन सा आइडियल केस? हम ये मानेंगे कि जितनी की जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कौन? कोई हीटिंग एलिमेंट, वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? हीट में। आइडियल केस मान लो ना भाई, क्या दिक्कत है? आइडियल केस मान लो ना। तो आइडियल केस में क्या होगा बच्चों? आइडियल केस में क्या होगा? ये कोई कॉइल है इस तरीके से और यहां से आप इसको इनपुट दे रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लेट अस अज्यूम कि सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है बच्चों? हीट में। आइडियल केस लेके चल रहे हैं। वैसे तो आपको पता है हीट भी बनती है लाइट भी बनती है, लेकिन हम आइडियल केस लेके चलेंगे कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेट अस अज्यूम किसमें चेंज हो जा रही है? हीट में। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिखोगे एग्जाम में। ठीक, तो बच्चों इस ई की जगह अब हम क्या चिपका सकते हैं? एच का मतलब हीट। सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जा रही है? हीट में। ठीक, तो ई की जगह एच बराबर पी की जगह वी इंटू आई चिपकाओगे और इंटू में टी बच्चों। बस वी बराबर क्या रख दोगे? आई आर रख दो, रख दो, रख दो। वी की जगह आई आर, वी बराबर आई आर, और ये रहा आई इंटू टी। लो खत्म सवाल। क्या दिक्कत है बताओ? आई इंटू आई कितना बनेगा बच्चे? आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। लीजिए हो गया। अब सुनो, जब ये फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बच्चों एक्सप्लेन कर दीजिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है बताइए बच्चों? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? आर है। ध्यान से सुन लो बच्चों, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, अगर इस कंडक्टर में टी सेकंड के लिए करंट फ्लो करती है। कितने सेकंड के लिए? टी टाइम के लिए, टी सेकंड के लिए। ठीक, और करंट कितनी फ्लो करती है? आई एम्पियर। तो इस वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड तीसरी बात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। बस यही 3 स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखने, यही क्या आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। फिर क्या करोगे, कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, तीनों को कंबाइन करके फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो कि आप पहले ही प्रूफ कर चुके हो। अब यहाँ जो इन्होंने लिखा है बच्चों, व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑन टी सेकंड एंड द हीट एनर्जी डिसिपेटेड इज गिवन बाय दिस, ये बहुत अच्छा नहीं है, सुन लो ध्यान से। तीनों स्टेटमेंट लिखोगे क्या, H is directly proportional to R square, H is directly I'm very sorry, H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T। तीन बातें लिख के कंबाइन करके H बराबर I square RT, तभी माना जाएगा एग्जाम में, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक। उसके बाद बच्चों कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई एन इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन इज फिल्ड इन द बल्ब। भैया कितनी बार बता चुका हूँ, हाँ, ऑर्गन क्यों भरते हो बल्ब में, इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करेगी तो बल्ब का जो अंदर, बल्ब का जो टंगस्टन है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अंदर ऑक्सीजन थोड़ा भर दोगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, रिएक्शन कर जाएगा। दूसरा, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए अंदर गैस भरना जरूरी है, तो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में लिख देना है, दोनों बातें लिख दीजिएगा, ठीक। ओके, तो ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया, ये 8 नंबर था, कर सकते हो, बच्चों वाला खेल है सब कुछ। ओके, अब बच्चों आ जाओ आप जरा फटाफट 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर आओ। कह रहे स्टेट ओम लॉ बच्चा बच्चा कर सकता है क्या, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बस खत्म। उसके बाद गिव मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर, भैया क्या है, एकदम सस्ता सवाल है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करोगे, वी बराबर आई आर कर दो, खत्म गेम। कह रहा है ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर द स्टडिंग ओम्स लॉ, मैं करा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, सब कुछ आपको आता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 कह रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नोन रजिस्टर 2.5 मिली एम्पियर करंट ड्रॉन इन द सर्किट, फाइंड द रेजिस्टेंस। बच्चों का खेल है, आर बराबर क्या करोगे, वी अपॉन आई, वी की जगह कितना चिपकाओगे 12 वोल्ट, लेकिन आई की जगह कितना चिपकाओगे 2.5 मत चिपका देना, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पियर को एम्पियर में करोगे, ठीक, ये लीजिए, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक। अब देखो, चलो कर ही देता हूँ भाई, नहीं दिल पे ले लोगे इसको, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आर बराबर क्या होता है बताओ, वी अपॉन आई होता है, वी कितना दिया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, आई कितना है करंट कितना बच्चे 2.5 मिली एम्पियर, ठीक, तो आई की जगह आप कितना रखोगे 2.5 और मिली एम्पियर को एम्पियर में करोगे 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पियर में आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 12/2.5 और इंटू में 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये लो, ठीक। और सुनो, पॉइंट यहाँ से उड़ा दोगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे, ठीक, और 120 अपॉन में 25 आ जाएगा, तो 120 अपॉन में क्या आएगा 25 10 की पावर 3 क्या ओम, ठीक। 120 को 25 से डिवाइड करो फटाफट, कैसे करोगे, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 24/5 कितना होता है, 24 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बच्चों 4.8 इंटू में 10 की पावर 3 क्या ओम, यही आंसर है। चाहो तो ऐसे छोड़ दो, चाहो तो इसको किस में कर लोगे किलो ओम में, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है ना, तो क्या किया आर बराबर 4.8 इंटू 10 की पावर 3 ओम था, 1000 से डिवाइड लगाओगे तो किस में आ जाएगा के किलो ओम में आ जाएगा। अब बताओ 10 की पावर 3 ये भी 1000 कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4.8 किलो ओम। ओके, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप हैंडल कर लोगे भैया, ये रहा आंसर, आगे बढ़ते हैं, कर लोगे, हो जाएगा। अगला सवाल आ जाओ बच्चों, इस सवाल को देखो, सवाल नंबर 10 कह रहा है कि 2 वायर हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई नाम की, ऑफ इक्वल लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन दैट ऑफ वाई, विच वायर इज थिकर एंड वाई फॉर द इलेक्ट्रिक। अच्छा लो भाई, फिर से वही सवाल रिपीट कर दिया इसने, फिर से सवाल वही रिपीट कर दिया है। आ जाइए जरा देखिए, एक बार फिर से बताना चाहूंगा भाई, सवाल वही रिपीट है, थिकर थिनर वाला। आ जाओ, इसका पार्ट 2 बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, पहले पार्ट 1 देखो फटाफट, आ जाओ 18 नंबर आओ। देखो बच्चों, जैसे आपको कॉपर और मैग्नीज वाला सवाल पूछा था वही सवाल है, पढ़ो सवाल क्या कहता है। कहता है कि 2 तार है एक्स और वाई, तो ये एक्स वाली तार है, ये एक्स है, और दूसरी क्या है वाई है, ये वाई है। बच्चों कौन सी मोटी है ये बताना है, कौन सी थिकर है हमको ये बताना है, ठीक। तो ये एक्स वाली वायर है और ये है आपकी कौन सी वायर, वाई वाली वायर है, ठीक। इक्वल लेंथ बच्चों उसने दे दिया, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, इक्वल लेंथ उसने दे दिया है,
एंड रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो इसका रेजिस्टेंस आर है, इसकी लेंथ एल है, इसका रेजिस्टेंस आर है, और इस तार का नाम वाई तार है, वाई वाली तार है, इसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस भी कितना है, आर है। ठीक, फिर से वही, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मानोगे, ए, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मानोगे, ए डैश। उसके बाद बच्चों उसने क्या गिवन है क्वेश्चन में, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कुछ दे रहा है, क्वेश्चन में इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन दैट ऑफ द वाई, सुन लो ध्यान से, रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स, बच्चों ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन दैट ऑफ द वाई, इस बार एक्स की रेजिस्टिविटी वाई से क्या है, ज्यादा है। ठीक, रेजिस्टिविटी मतलब रो, रो ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाई उसने दे दिया इस बार। ठीक, सही है। अब बताओ ये अगर इससे बड़ा है तो रो एक्स अपॉन रो वाई, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा, तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भैया, चेक कर लो, रो एक्स अपॉन रो वाई का रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा, यस सर, क्योंकि रो एक्स बड़ा है और रो वाई क्या है, छोटा है। ठीक, अब आओ डिसीजन लेते हैं, कैसा डिसीजन लोगे, यहां से देखो जरा, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर बराबर रो एक्स, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे आर बराबर रो एल बाय ए वाला। ठीक, तो यहां से आ जाएगा इसका कितना, चेक कर लो, आर बराबर है ना रो एक्स एल बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, ए, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे का रेजिस्टेंस निकालोगे तो आर बराबर रो की जगह हम क्या रखेंगे, रो वाई, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो वाई, माना है हमने वाई वायर की रेजिस्टिविटी रो वाई, एल की जगह एल और ए की जगह क्या रखोगे, ए डैश। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, कर दो इक्वल। सो बच्चों यहां से आइए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सही है, इस दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि रो एक्स एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू बच्चों रो वाई एल अपॉन ए डैश। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, एल से एल कट जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, रो एक्स अपॉन ए बराबर रो वाई अपॉन ए डैश, ए जाएगा उधर, रो आएगा इधर, सो रो एक्स अपॉन रो वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए डैश। अब ध्यान दें अगले स्टेप में क्या करोगे, ये जो है रो एक्स अपॉन रो वाई, रो एक्स अपॉन रो वाई ग्रेटर देन है किससे, 1 से, है कि नहीं बताओ। अब क्या करोगे, रो एक्स अपॉन रो वाई की जगह क्या चिपकाओगे, ए अपॉन ए डैश, तो रो एक्स अपॉन रो वाई की जगह आपने क्या लिखा, ए अपॉन ए डैश, ग्रेटर देन किससे आ गया, 1 से, सही है। अब बताओ अगर a अपॉन ए डैश 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब a किससे ग्रेटर है, a डैश से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो बस फाइनल स्टेप में आंसर करने जा रहे हैं कि भैया दिस इंप्लाइज कि a इज ग्रेटर देन a डैश। ठीक है, a इज ग्रेटर देन a डैश, इस बार a जो है वो a डैश से क्या है बच्चों, बड़ा है, सही है। तो किसका एरिया ज्यादा होगा, इसका, ये लीजिए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज्यादा होगा, यानी कि थिकर कौन होगा, x, तो x क्या होगा आपका, थिकर होगा, मोटा तार होगा x। ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होगा, कम होगा मतलब, तो ये कैसी तार होगी, थिनर तार होगी। तो आपका आंसर जो देना था वो क्या बताना था, तार का नाम बताना था, फॉर विच इलेक्ट्रिक, अच्छा विच वायर इज थिकर, तो आंसर इज द वायर एक्स इज थिकर, वायर एक्स इज थिकर, बस ये हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप फिर से एक बार करें, क्योंकि ये सवाल देखिए रिपीट कर गया है। करिए स्टूडेंट्स, सभी बच्चे फटाफट, चलिए स्टूडेंट्स इसी का पार्ट 2 देख लीजिए। तो थिकर एक्स आ रहा है आंसर, अगर आप चाहो तो मैच कर सकते हो। ठीक है, वायर ए इज थिकर, ए मतलब वो गलती से बोल दिया, एक्स है ना। अब बच्चों इस सवाल को देखो, कह रहा है कि करंट इन ईच रजिस्टर निकालो, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। बच्चों का खेल है भाई, बच्चों का खेल है, ये देखो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर, पैरेलल में ना, चेक कर लो। ठीक, और करंट यहाँ से ड्रॉन करोगे तो तीनों मिलके कितनी करंट ड्रॉन कर रहे हैं, आई, यहाँ तक आई आएगी, ऊपर वाली ब्रांच में कितनी जाएगी, I1, नीचे बीच वाली ब्रांच कितना आएगा, I2, और लास्ट वाली ब्रांच में कितना जाएगा, I3। तीनों करंट यहाँ पे आके वापस आपको I दे देंगे, I1 ऊपर से, I2 यहाँ से, I3 यहाँ से, वापस करंट कितना मिलेगा, I। ठीक, तो बच्चों I निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, R इक्विवेलेंट लगाएंगे। ठीक,
अब निकाल लो आर इक्वलेंट बच्चों। सो 1/r इज इक्वल्स टू, पैरेलल में तो 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि 1/30 और प्लस 1/10 और प्लस कितना हो जाएगा 1/5। ये लो, तो यहाँ से हो जाएगा 1/r इक्वलेंट। इसलिए मैं बार बार करता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने साल भर एग्जाम में नहीं लगाया होगा सवाल, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 30 10 और 5 का एलसीएम मेरे ख्याल से तो 30 आएगा, नहीं भी आएगा तब भी सही है, चेक कर लो। 30 को 30 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, प्लस 30 को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3, 3 इंटू 1 3, और प्लस 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6, 6 इंटू 1 6। ये लो 6 प्लस 3 कितना होता है बच्चों 9 प्लस 1 10, 10 बाय लो 1/r इक्वलेंट कितना आ गया आपका यहाँ से बताइए, ऊपर आ गया 10, नीचे ये 0 से 0 1/3, रेसिप्रोकल करोगे तो r इक्वलेंट अपॉन 1 r इक्वलेंट 3/1 3 ओम आ गया। ये लो, तो r इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों आपका 3 ओम। तो ले जाके टोटल करंट निकाल दो सर्किट में, तो v कितना दिया हुआ है, बैटरी कितने की 6 वोल्ट की, तो 6 r इक्वलेंट कितना है 3, 3 1 3 2 जा। तो बच्चों इफेक्टिव करंट कितना आ गया सर्किट में, इक्वलेंट कहाँ गया, इक्वलेंट रजिस्टेंस कहाँ गया, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कितना आ गया, आई का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर। ठीक, और सुनो फिर क्या पूछा था उसने, इक्वलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। ये लो 3 ओम, इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम, सही है। करंट इन ईच सर्किट, सॉरी ईच रजिस्टर, I1 I2 I3 की वैल्यू निकाली। अब बताओ बच्चों I1 कैसे निकलेगा, बताओ फटाफट, I1 कैसे निकलेगा, यानी कि 30 ओम से कितना करंट जा रहा है, कैसे निकालोगे, 30 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेक कर लो। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन तीनों के एक एंड से, बैटरी का नेगेटिव इन तीनों के एक एंड से, यानी कि बैटरी ही इन सबको पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। ठीक, तो I1 कितना आ जाएगा V/R, तो V की जगह 6 चिपकाओगे, R की जगह कितना रखोगे 30, तो 6/30 कितना होता है 1/5, 1/5 कितना होगा बच्चों, सॉल्व करके बताइए 1/5 कितना होगा, हाँ 0.2। ठीक है, तो 0.2 एम्पियर जा रही है किसमें से, आप आंसर लिखना कायदे से, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 30 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास हो रही 0.2 एम्पियर। उसके बाद जो I2 निकाल लो फटाफट, तो I2 कैसे निकालोगे, I2 बराबर V/R, V 6 है और R कितना है, R2 कितना दिया हुआ है 10 ओम। ठीक, तो बच्चों 0.6 एम्पियर आ रही है किस कहाँ से 10 ओम के रेजिस्टेंस से। अब बताओ टोटल करंट पीछे से कितनी आ रही थी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर में से 0.2 ऊपर चली गई और 0.6 नीचे चली गई, यानी कि 0.8 खर्च हो चुकी टोटल, तो कितनी बची 1.2, यानी कि लास्ट वाले में कितना आंसर आना चाहिए 1.2। चेक करते हैं, तो I3 कितना आ जाएगा बच्चों, चेक कर लीजिए, I3 इज इक्वल्स टू V/R, V 6 है और I3 कितना है 5, 6/5 कितना होता है बताओ 1.2 एम्पियर होता है कि नहीं होता है बताओ। तो थर्ड रेजिस्टेंस 5 ओम में से कितनी एम्पियर करंट जाएगी 1.2 एम्पियर। हो जाएगा आराम से, कर सकते हो आराम से, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये था आपका सवाल नंबर 10। ओके, अगला सवाल देखिए बच्चों, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर पे आ जाओ। हाँ, अब सुनो बच्चों, 11 नंबर पे कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग करंट टाइम ग्राफ फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस। देखो ये करंट y एक्सेस पे और x एक्सेस पे क्या है टाइम है। ठीक, तो ये एक सोर्स का करंट है और दूसरे सोर्स का करंट ये है। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा करंट है, जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से, AC DC, AC की DC है, ये DC है, डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट का ग्राफ हमेशा क्या होता है टाइम एक्सेस के पैरेलल होता है बच्चों के। डायरेक्ट करंट हमेशा कैसा होता है कांस्टेंट करंट होता है, और ये होता है हमेशा या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। चेक कर लो, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बच्चों, अगर ऐसा ग्राफ आएगा, ये करंट है, करंट भी कैसा प्लस आई और माइनस आई, ये नेगेटिव डायरेक्शन में करंट, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे टाइम चलता रहता है। ठीक, ध्यान से सुन लो, तो ऐसा अगर ग्राफ दे देगा आपको, तो ये किसका करंट होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हाँ ये AC होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, जो AC होता है, ठीक कुछ बातें सुन लीजिए, जो AC होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है लगातार चेंज होती जाती है। चेक कर लीजिए, AC का 1 साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये AC का 1 साइकिल है, नाम रख देता हूँ मैं पॉइंट A पॉइंट B, A से B तक 1 साइकिल है। 1 साइकिल में हाफ साइकिल में ये यहाँ से यहाँ हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसे ऑस्किलेट कर रहे हैं, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं मीन पोजीशन के राइट में, क्योंकि ये मीन पोजीशन है,
पहले दाएं हाथ में जाएंगे, वापस लौट के आएंगे। तो जाना और आना कहां से, ये देखो ये मीन पॉइंट है। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन मान लो चलना शुरू करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ध्यान से सुन लीजिए, क्लास में मैंने आपको बताया है एसी में इलेक्ट्रॉन एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं जाते हैं, ना 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 ना। एसी में क्या करते हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करते हैं, बस ऑस्किलेट करते हैं। अब बोलेगा अरे हमने तो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का मोशन ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। क्यों, वाइब्रेशन भी तो मोशन है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, फाइनली आपको इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी से मतलब है ना, तो भैया चाहे वो चल के आए यहां से यहां तक, और चाहे वो एक ही जगह पे क्या करे, ऑस्किलेट करे। तो एसी में क्या करता है, वो एक ही जगह पे ऑस्किलेट करता है। मोटी मोटी बात सुन लीजिए ध्यान से। तो जब वो ऑस्किलेट करेगा तो कैसे ऑस्किलेट करेगा, वाइब्रेट कैसे करेगा, चेक कर लो। ये इसकी मीन पोजीशन, इलेक्ट्रॉन बेचारा भी यहाँ है, ठीक है, और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसकी मीन पोजीशन है। लेफ्ट वाले को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, और राइट वाले को हम बोल रहे हैं नेगेटिव, या राइट वाले को पॉजिटिव बोल दो, लेफ्ट वाले को नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब सुनो, ये बेचारा यहां से चलना शुरू करेगा जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ठीक, ये जाएगा अपनी एक्सट्रीम तक, अभी भी कहां है, पॉजिटिव में, और लौट के वापस कहां आएगा, मीन पे, अभी भी ये कहां है, पॉजिटिव में। तो बस यही बता रहा हूं, ये हो गया इसका हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में करंट क्या है, पॉजिटिव, मतलब ये अपनी मीन के लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये इस मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, चेक कर लो, यहां गया वापस आया, अब ओवरशूट करके राइट में जाएगा और घूम के वापस आएगा। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में कहां रहा ये, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, गया मीन से ओवरशूट करता हुआ यहाँ पे आया, टिक 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 ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, सुन लीजिएगा ध्यान से। तो ये होती है क्या, आपकी एसी सप्लाई। ठीक है, ये होता है एसी। एसी का ग्राफ ऐसा, और डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा होता है। इसमें क्या खासियत होती है, चेक कर लो बच्चों। ये आपका क्या है, वाई एक्सेस पे ये प्लस आई करंट है, और ये क्या आपका माइनस आई करंट, ये आपका क्या है, टाइम है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। समय गुजरता चला जा रहा है और भैया करंट वही का वही है। मतलब मान लो 5 एम्पियर की करंट आ रही है, तो समय गुजरता चला जा रहा है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर, अभी भी 5 एम्पियर, अभी भी 5 एम्पियर, और पॉजिटिव का पॉजिटिव है। ये क्या बात बता रहे हो सर, मतलब कि सर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये टिंग ऐसा चलता चला जा रहा है। ठीक, और जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट चलता है, और इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरीके से चला जा रहा है, आप ऐसे समझो। तो करंट कैसी हो गई, कांस्टेंट, और अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो कभी भी अपनी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज करेगा, तो करंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि करंट कहां चलता है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट, ऐसा हम मानते हैं। तो ये हो गया भैया डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट, ये हो गया डीसी। और सुन लो ध्यान से बच्चों, अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, ध्यान देंगे बच्चे, अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, फटाफट ध्यान से चेक कर लीजिए, अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, ये टाइम है और ये प्लस आई है और ये है आपका क्या, माइनस आई। बच्चों ग्राफ ऐसा भी तो आ सकता था, बताओ ये कौन सा करंट है, ये भी तो डीसी है, बस इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज। पहले वो राइट से लेफ्ट मान लो जा रहा था, अब वो लेफ्ट से राइट जा रहा है। अरे तो क्या हुआ, राइट से लेफ्ट जा रहा है, पर राइट से लेफ्ट ही तो चला जा रहा है, डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन इसकी कांस्टेंट हो गई। तो जो करंट डायरेक्शन नहीं चेंज करता है वो होता है डीसी। तो ये दोनों डीसी के ग्राफ है, और जो करंट डायरेक्शन बार बार चेंज करता है वो होता है कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट। और सवाल सुनो, सवाल ये आएगा एग्जाम में कि इंडिया में, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, आपका सवाल ये आएगा, इंडिया में जो एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, याद रखिएगा। तो बच्चों इंडिया में, हाँ, तो इंडिया में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 20 हर्ट्ज। भूल मत जाना, आप कुछ लोग को ये नहीं पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ध्यान से सुनो। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितने साइकिल बनेंगे, एक सेकंड में कितने साइकिल बनेंगे, किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। एक साइकिल सर कहां से कहां होता है सर तो ये होता है एक साइकिल, मैं ब्लू कलर से अंडरलाइन कर देता हूं, अंडरलाइन का मतलब ब्लू कलर से कलर कर देता हूं, लो ये होता है 1 साइकिल, देख लो यहां से यहां तक ये होता है 1 साइकिल। सर ये 1 साइकिल क्या होता है सर, तो सर सुनिए सर, जब इलेक्ट्रॉन अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है वाइब्रेशन का, तो करंट की भी एक साइकिल हो जाती है। ये गया आया, ये मीन से चलाओ वापस मीन पे ले आओ, तो ये होती है इसकी एक साइकिल। सुन लो, इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है पावर स्टेशन पे, पावर स्टेशन पे ही बनाते हो ना भैया इलेक्ट्रिसिटी। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ, वहां पे जनरेटर्स ऐसे लगाए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वायर में वो कितनी बार वाइब्रेट करता है, 50 बार एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कोई पार्टिकल कितने चक्कर लगा रहा है, कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इंडिया में इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता होगा, 50 टाइम, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। कहने का ये मतलब बच्चों ध्यान से सुन लीजिए पूरी बात, एक सेकंड में ऐसे कितने साइकिल बनते होंगे, 50। ये रहा एक साइकिल, क्योंकि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी बार वाइब्रेट करता है, 50 बार, तो एक सेकंड में कितने साइकिल बनते होंगे, 50 ऐसे। अरे भाई चेक कर लो ना, ये ऐसे, ये लो एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, अब हम तो धीरे धीरे बना रहे हैं, एक सेकंड में 50 साइकिल बनेंगे। तो एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50। और अगला सवाल सुनो, एग्जाम में क्या पूछता है,
अगला सवाल ये पूछेगा आपसे एग्जाम में। हाँ, कुछ कोई डाउट है क्या, बताइए। हाँ, अरे ये तो मेरे से गलती हो गई भाई, गलती हो गई, 50 लिखो यहाँ पर, आई एम वेरी सॉरी, गलती से लिख दिया 20, क्योंकि साउंड वाली क्लास भी चल रही थी ना, साउंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट, इसलिए कंफ्यूजन हो गया 9th क्लास का। सुनो, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। अब सुनो, अब आगे कहानी सुन लो। अगला सवाल, आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप कुछ पूछ रहे हो लॉग आउट करके लॉग इन करो। ध्यान से सुनिए, अगला सवाल ये है क्या कि, ध्यान से सुन लो, अगला सवाल ये है कि 1 सेकंड में कितनी बार साइकिल चेंज करता है। सुन लो, कौन, एसी। ये भी सवाल एग्जामिनेशन का, बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो 1 सेकंड में कितनी बार साइकिल चेंज करता है, तो जवाब है 1 सेकंड में जो साइकिल चेंज करता है वो चेंज करता है कितनी बार, 100 बार। चेक कर लो, साइकिल नहीं, आई एम वेरी सॉरी, डायरेक्शन, डायरेक्शन। 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, 100 बार। चेक करो ना। अरे भाई एक बात बताओ, एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, 2 बार, एक हाफ में प्लस और हाफ में माइनस, और ऐसे कितने साइकिल है, 50 साइकिल। तो एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, तो 50 साइकिल में कितनी करेगा, 100 बार। और 50 साइकिल कितनी देर में होते हैं, 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा, 100 टाइम्स। तो डायरेक्शन चेंज करने का अगर सवाल आ जाए 1 सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन, तो 100 टाइम्स। ओके, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। बस यही सवाल है, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ग्राफ आपको पता ही चल गया है, ठीक। ओके, तो अब इनका सवाल देख ले, सवाल देख लो भैया। कह रहे स्टडी द फॉलोइंग करंट टाइम ग्राफ फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। ठीक, तो ये वाला करंट कैसा है बताओ, डीसी है, और दूसरा वाला कितना है, क्या है, ये वाला क्या है, एसी है। ठीक, कह रहा है यूज अबव ग्राफ टू लिस्ट वर्ड डिफरेंस बिटवीन द करंट इन 2 केसेस। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया बच्चों, एक और बताना भूल गया, वो भी सुन लो बच्चों। जब दूर दूर तक करंट सप्लाई किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ, ग्रेटर नोएडा में, अरे भाई मान लो, ठीक, ग्रेटर नोएडा में हुआ, एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी गवर्नमेंट ने, और यहाँ से इनको भेजना है मान लो लखनऊ। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, अब लखनऊ और ग्रेटर नोएडा के बीच की दूरी कितनी है, लगभग है 498 किलोमीटर। ये लीजिए 500 किलोमीटर के आसपास है ये। ठीक, 400 किलोमीटर। अब इतनी लंबी दूरी में ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को या पावर को, पावर क्यों बोल रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, सुनो, लंबी लंबी जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, काफी दूरी तक करंट को ले जाने के लिए एसी करंट का यूज करोगे कि डीसी, एसी सप्लाई भेजोगे कि डीसी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लीजिए। तो बच्चों जवाब ये है कि लंबी डिस्टेंस तय करने के लिए आप किसका यूज करोगे, एसी का, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एसी का। क्यों सर, क्योंकि सर अगर आप लंबी डिस्टेंस के लिए डीसी का यूज कर लोगे, आज ही बताया डीसी में इलेक्ट्रॉन चलता हुआ जाता है। अब 500 किलोमीटर इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो रेजिस्टेंस कितना ज्यादा महसूस करेगा रास्ते में, है ना, समझ में आई बात की नहीं। तो सारी की सारी मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो हीट के फॉर्म में क्या होगी, रेडिएट हो जाएगी। बोलेगा सर तार जल जाएगी, तार नहीं जलेगी, मोटी मोटी ट्रांसमिशन लाइन, बढ़िया ट्रांसमिशन लाइन होती है अच्छी क्वालिटी की, लेकिन जो हीट बनेगी वो रास्ते में क्या होगी, रेडिएट। पता लगा भेजा था 1000 जूल एनर्जी पर यूनिट टाइम, और पहुंचा कितना, केवल 40 जूल। लो भैया 960 उड़ गया रास्ते में हीट के फॉर्म में, तो क्या फायदा है, तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जो पावर स्टेशन पे तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, पैसा लगता है ना उसमें। ठीक, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए कौन सा करंट भेजोगे, एसी। ठीक है, और शॉर्ट के लिए कौन सा अच्छा रहता है, डीसी। शॉर्ट के लिए आप एसी भी यूज कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डीसी जनरली हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपका कोई खिलौना है छोटा सा, उसमें आप सेल लगाते हो, जो आप सेल लगाते हो 10 रुपए वाला, वो कौन सी सप्लाई देता है आपको, डायरेक्ट करंट देता है। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन सच में चल के जाता है, तो स्मॉल डिस्टेंस चलेगा, बस छोटी सी तार होती है आपके खिलौने में। ठीक है, तो छोटी डिस्टेंस के लिए हीट लॉस कम से कम होगा। अच्छा, एसी में हीट लॉस कम क्यों होते हैं, एसी में हीट लॉस कम होते हैं, यहां पर क्या होगा, एनर्जी लॉस लेस, एनर्जी लॉस यहां पर क्या होता है, लेस होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल क्या करता है इसमें, इस तरीके से वाइब्रेट करता है। यहाँ लॉस होते हैं बट उतने नहीं होते जितने डायरेक्ट करंट में सच में चल के जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी किसमें चेंज जाती है, हीट में, समझे। तो ये चीज है, तो बस यही सब सवाल है।
अब सुन लो भैया, सारे डिफरेंस मैंने बता दिए, इन्होंने हमसे सवाल पूछा यूज द अबव ग्राफ, लिस्ट द वर्ड डिफरेंस बिटवीन द करंट यूज इन टू, तो डिफरेंस बता दो। पहला इसने बताया करंट इज कांस्टेंट, पहले वाले में करंट वहां कांस्टेंट है, यहाँ करंट क्या कर रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, ठीक। तो बी में करंट कैसा है, वेरिएबल है। और सेकंड डिफरेंस लिखा, नाम लिख दो कि फर्स्ट वाला कौन सा है, डीसी, सेकंड वाला एसी है। फिर सेकंड में आपके कह रहा है करंट इज पॉजिटिव स्टेट, मतलब करंट यहाँ डीसी में पॉजिटिव साइकिल में ही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ करंट पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी है। उसके बाद और क्या लिखोगे, और लिखो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम किसको यूज करेंगे, नंबर 2 को, नंबर 2 वाला एसी है, और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम डायरेक्ट करंट को यूज नहीं करेंगे। समझ में आई बात। तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए डायरेक्ट करंट को यूज करेंगे। उसके बाद सोर्स के नाम लिख दो बच्चों, ठीक है, सोर्स के नाम लिख दो। सुनो, सोर्स, डीसी सोर्स आपको कहां मिलेगा, डीसी के सोर्स बताइए, सेल और बैटरी। एसी का सोर्स पावर स्टेशन, एसी का सोर्स पावर स्टेशन, जो पावर स्टेशन होते हैं वहां जो वोल्टेज और करंट बनाई जाती है वो कौन से नेचर की होती है, एसी नेचर की, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, है ना। चलो, उसके बाद कह रहा है कि आइडेंटिफाई वन सोर्स ईच ऑफ दीज, हाँ तो एक एक सोर्स आइडेंटिफाई करना है। तो ये सोर्स लिखा मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। थर्ड वाला आंसर ही नहीं दिया इन्होंने, हाँ ये देखो दिया है, फ्रॉम बैटरी। फर्स्ट वाला है फ्रॉम बैटरी डीसी, और सेकंड वाला फ्रॉम पावर सप्लाई इन आवर हाउसेस, हमारे हाउसेस में जो पावर स्टेशन से जो पावर सप्लाई आती है वो एसी मेंस होता है, ठीक। उसके बाद फोर्थ वाला, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिया इज 50 हर्ट्ज, ठीक है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इस बात से आप क्या समझते हैं, तो मैंने आपको बताया, इस बात से हम ये समझते हैं क्या कि अब इन्होंने पता नहीं क्या कहानियां लिखी, करंट टाइप इज ऑल्टरनेटिंग दैट व्हाई द फ्रीक्वेंसी इज वेरी फ्रॉम, नो ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है बच्चों, करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, सॉरी करंट, इसका मतलब मैं लिखवा देता हूँ, हाँ 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है। डायरेक्शन के बारे में ना कमेंट करके हम बोलेंगे क्या, करंट कंप्लीट्स 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। और इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 100 टाइम्स इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। क्यों, क्योंकि एक साइकिल में 2 बार चेंज करता है, प्लस माइनस। सब कुछ बता दिया मैंने भाई, अब आगे बढ़ो। कह रहा है व्हाट इज मेंट, अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, ठीक, ओके। तो इसको आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ। चलिए नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन कौन सा था, 11 नंबर, 12 नंबर पे आ जाओ भैया, लॉन्ग आंसर टाइप में 12 नंबर आ जाओ। अब ऐसे सवाल तो रिपीट भी हो चुका है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूजिंग द ग्राफ, लो भाई इसका रेजिस्टेंस निकालो। क्यों भाई, कल बताया था क्या निकालोगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ट्रायंगल का स्लोप। तो कोई ट्रायंगल कंप्लीट करो, यहीं से कर लो, लो। अच्छा हाँ भाई, हाँ बड़ा बढ़िया सवाल दिया इसने। तो सुनो, v कहां रख दिया इस बार, x एक्सेस पे, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से नहीं निकालेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर से निकालेंगे, क्योंकि बेस पे वोल्टेज है भाई, I बराबर क्या होता है, v अपॉन r। तो कोई ट्रायंगल पकड़ लो, तो v कहां मिल रहा है तुमको, बेस पे, वोल्टेज है बेस पे, तो एक पॉइंट यहाँ a चिपकाओगे, इसका नाम रखोगे क्या, o, o पे पोटेंशियल 0, करंट भी 0, यहां से परपेंडिकुलर डाला 2 पे आया, यहां से ये, ठीक है। तो लो बेस, इसका नाम b, OB अपॉन AB, OB अपॉन AB। लो OB का लेंथ कितना है, O से B कितना, 0 से 2, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, और अपॉन में AB का लेंथ, A से परपेंडिकुलर डाला कहाँ आ रहा है, 0.1 पे, 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है 0.1। तो फाइनल कितना हो गया, 0, फाइनल माइनस इनिशियल 0.1, 0.1 माइनस B से डालोगे यहाँ पे 0 मिलेगा, है ना। तो कितना देगा, 2 माइनस 0 2 अपॉन में 0.1, यहाँ से पॉइंट उड़ा दोगे, 20, 20 बटे 1, 20 ओम, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। कोई डाउट है बताइए, ठीक। अब सुनो, यहीं पे बच्चों आप रेजिस्टेंस एक और तरीके से निकाल सकते हो, दिखाऊं कैसे, देखो कैसे, इस तरीके से, मर्जी है आपकी। अब आपने ये वाला पॉइंट चूज करा, इसको A बोला,
इसको आपने बी बोला और यहां से एक परपेंडिकुलर सामने डाल दिया और इसको आपने सी बोला, ठीक। तब भी आप क्या निकाल सकते हो उसका रेजिस्टेंस, कैसे, आर बराबर वी अपॉन आई से। शायद मैंने पिछली बार आई बराबर वी अपॉन आर, वो सब आप देख लेना। आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई। अब बताओ वोल्टेज कितनी हो जाएगी, एसी के इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एसी कितना निकालोगे बच्चों लेंथ में, ये 4 के करस्पॉन्ड है, ये 2 के, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस 2, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 2। सही है, जिनको नहीं पता सुन लो, यहां से यहां लेंथ कितनी थी 2 थी, और 0 से लेके यहां तक टोटल 4 था ना, तो ये लेंथ कितनी बचेगी 4 माइनस 2, तो 2। और ये कितनी बचेगी बच्चों, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ओहो ओहो ओहो, यहाँ वैल्यू नहीं दी उसने, यहाँ वैल्यू नहीं दी, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 0.2 दिया होना चाहिए एग्जाम में। सही है, तो ये आ गया 0.2 और ये करस्पॉन्डिंग 0.1, 0.2 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा 0.1, तो ये लेंथ आ गई कितनी 0.1, ये लो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो 2/0.1, तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा 20 ओम। बस ऐसे कर लेंगे, तो ये आ गया बच्चों क्या आपका रेजिस्टेंस। पार्ट बी कह रहा है हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। ओके, तो ऐसा सवाल मैंने एक पॉन्डिंग में कराया था, याद है, और ये एक बहुत अच्छा सवाल होता है। अब मैं फटाफट कर दे रहा हूं, समझ जाना। कह रहा हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल, पैरेलल में कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस लगा दे कि वो 220 वोल्ट की लाइन से कितना करंट खींच ले 5 एम्पियर का, सारे के सारे मिलके। तो मिलके का मतलब कौन खींचेगा, आर इक्विवेलेंट। तो इन सबका क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, किन सबका 176 ओम के कितने रजिस्टर लगाओगे, सपोज एन, ठीक। थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं तो हाँ, तो याद होगा आपको, ये 176 ओम का, ठीक, फिर ये 176 ओम का सबको पैरेलल में लगाना है। इसी तरीके से कितने लगाने तुमको, एन लगाने, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, आर इक्विवेलेंट बराबर आर बाय एन लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए। तो आर आर क्या होता है, जो सेम वैल्यू दी होती, कितनी दी 176 176, और माना कि रजिस्टर्स कितने एन है। तो एक बार आर इक्विवेलेंट आपने ऐसे निकाला और एक बार आर इक्विवेलेंट आप और निकालोगे, वो कैसे निकालोगे आप, ध्यान से सुनो। वोल्टेज सोर्स कितनी है, वोल्टेज सोर्स कितनी 220 वोल्ट की वोल्टेज दी है, और ये सब मिलके कितना करंट खींच रहे हैं यहाँ से 5 एम्पियर का। तो बच्चों यहां से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये पूरा, इसका पूरा जो आर इक्विवेलेंट होगा कितना हो जाएगा, हाँ भाई बताओ, ओम्स लॉ की हेल्प से। आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई, क्या मैं सही हूं, तो वी अपॉन आई, तो वी कितना है 220 और आई कितना है 5, ये लीजिए काट दो इसको, 5 का 5 चौके 20, 2 और 5 चौके 20, चेक कर लेना भैया सही है। 220/5 कितना आ जाएगा, 5 4 20, 2 5 4 20, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 44, और सुबह यही पढ़ाया था क्या, कि एक बार आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे और एक बार आर इक्विवेलेंट ऐसे निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक। तो इक्वेट कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 176/n बराबर कितना आ जाएगा बताइए 44। सही बच्चों, n जाएगा 44 के पास, 44 जाएगा n की जगह, तो 176/44 इज इक्वल्स टू n, ठीक। सॉल्व कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 4 बार, ठीक। तो 44 का 44, 44 चौके 176, n बराबर कितना हो गया 4। तो बच्चों कितने रेजिस्टेंस लगा दिए, 176 ओम के कितने रजिस्टर लगाए होंगे 4 पैरेलल में, तब जाके वो 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पीयर का करंट खींचेंगे। ओके, फिर क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करना है और रिलेशन ड्राइव करना है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में और पावर के बीच में। पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, वो आप प्रूफ करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कर सकते हो, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, करवाया कई बार, नहीं आता है तो किताब में पढ़िए जाके। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से, अब आपने ग्राफ से रेजिस्टेंस भी निकालना सीखा है कई बार, गलत मत करना, एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद ये 12 नंबर 13 नंबर सवाल देख लो भैया, क्या है, कह रहा है कि ड्रॉ लेबल सर्किट डायग्राम टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड, भैया वो ओम्स लॉ वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्टेट द फॉर्मूला को रिलेटिंग आई इन अ कंडक्टर एंड वी अक्रॉस इट, तो किसी कंडक्टर में वी और आई का रिलेशन कौन बताता है, वी बराबर आई आर। ऑल्सो शो देयर रिलेशनशिप बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम, ठीक है।
V बराबर आई आर करना है, प्लस माइनस कुछ मत लगाना है, सब कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करके इनका रिलेशन बताओ। तो बच्चों डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब है ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनो, V और I आपस में कैसे रिलेशन में होते हैं बच्चों? लीनियर रिलेशन में। तो इनका जो ड्रॉ अ डायग्राम वाली बात इसने करी, एक तो ये डायग्राम, और भैया इनका स्लोप बता दे, स्लोप कह रहे हैं। ओम्स लॉ का एक ओमिक कंडक्टर लेके उसका ग्राफ बना देंगे। वी को वाई एक्सेस पे रखेंगे कन्वेंशनली वोल्ट्स में, और आई को रखेंगे एक्स एक्सेस पे, और लीनियर ग्राफ आ जाएगा। बता देंगे वी और आई कैसे रिलेशन में, लीनियर रिलेशन, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका स्लोप क्या बताएगा? रेजिस्टेंस। उसके बाद बच्चों उसने पूछा व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इफ द करंट फ्लोइंग इन 0.15 एम्पियर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट 1.05 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस निकालना है, वी दिया है, आई दिया है, आर बराबर वी अपॉन आई कर दोगे। सही है, बच्चों का खेल है, कर लेना। आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, करंट 0.15, ये देखो आर बराबर वी अपॉन आई, 7 ओम आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को। बच्चों आ जाइए, देखो बच्चों कह रहा है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें फॉलोइंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, सुन लो, इन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। 2 8 ओम ढूंढो कहाँ है, 8 ओम 8 ओम, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। 4 ओम आ जाएगा, चेक कर लो कैसे। यहां से करंट निकालोगे आई, ठीक, वही करंट इसमें जाएगी जाएगी जाएगी, तो एमीटर A1 की रीडिंग कितनी होगी? आई, जितना आई का वैल्यू आएगा वही एमीटर A1 की रीडिंग होगी। ठीक, फिर घूमते हुए यही करंट यहां तक आएगी। अब ये जो आई करंट है बच्चों, ये वाली ब्रांच में कितनी जाएगी? I1। ठीक, और ये वाली ब्रांच में कितनी करंट चली जाएगी बच्चों? I2। फिर ये वाली ब्रांच से यहाँ से आते 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 ये वाले जंक्शन पे I1 इधर से आ रही है और I2 इधर से आ रही है, दोनों ऐड होके वापस आपको क्या दे देंगे? आई। ठीक, तो ये चीज है कि नहीं है बताइए। हाँ, और सुनो, एमीटर एमीटर A2 की भी रीडिंग कितनी होगी? आई। सही बात है कि नहीं? करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, सवाल कभी गलत ही नहीं होगा। तो यहां से आई रीडिंग देगा, और ये आई बैटरी से जितनी करंट निकाली थी उतनी बैटरी में वापस डाल देंगे। ठीक, और आई बराबर I1 प्लस I2 है, ये रिलेशन भी कहीं पर लिख लीजिए। आई डिवाइड हो गया किसमें? I1 और I2 में। तो खास बात ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि बच्चों ये जो 8 ओम है, 8 ओम है, इसमें करंट अलग अलग है, इसमें I1 है तो आखिर क्या? कुछ नहीं। सुनो, पता है सच में करंट की वैल्यू सेम है, लेकिन करंट डिवाइड हो जा रही है। I1 I2 बराबर होंगे भाई, पता है क्यों? बैटरी कितना दे रही है? 8 वोल्ट, थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, जो बचा कुचा होगा वो इसके क्रॉस होगा, तो दोनों पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो करंट नहीं सेम हो जाएगा? सेम है करंट भैया, लेकिन डिवाइड हो रहा है। I1 I2 के नाम से जाना जा रहा है, इसलिए वो क्या होगा? पैरेलल में। अब दोनों 8 ओम पैरेलल में, अगर दोनों पैरेलल में, तो क्या पैरेलल में लगाने का, ये क्या बात मैंने बोल दी, भी करके दिखा दूंगा, परेशान ना हो। पैरेलल में बच्चों डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? आर इक्विवेलेंट बराबर आर बाय एन से। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट किसका? 8 ओम का एंड 8 ओम का आएगा कैसे? आर बाय एन से, जहां पर आर क्या होता है? सेम रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 8 ओम, आर की जगह 8, और है एन का वैल्यू कितना है? कितने ऐसे? 1 2, तो एन का वैल्यू 2, तो आ गया 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 ओम आ गया। तो पार्ट 1 का आंसर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन इज कितना आ गया बच्चों? 4 ओम। आगे बढ़ो, कह रहे करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है? आई एम्पियर। अब आपको इस पूरे सर्किट का करंट निकालना है, आई, तो पूरे सर्किट का अगर करंट निकालना है तो क्या बनाओगे? पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आई निकाल लोगे। अब बताओ बच्चों, एक सर्किट हम आपको यहां बना के दिखाते हैं, थोड़ा समझिएगा। देखो बच्चों, इन दोनों का कितना आया? 4 ओम, तो इन दोनों की जगह क्या चिपकाओगे? 4 ओम, और ये तार ऐसे घूम के आ रही है और 4 ओम में लगी हुई है, ये लो, और ये लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स यहाँ 8 वोल्ट का, है ना? बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, बस समझ जाना। अब बताओ यहां से करंट निकालोगे, वही इसमें जाएगी, वही इसमें, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे? अब सीरीज में। नहीं समझा भाई, चेक कर लो ना, इसका आया 4 और इसके साथ ये वाला 4, 4 में क्या है? सीरीज में। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8, 4 4 हो गया 8। ठीक है, तो इसमें से आई करंट अगर निकल रही है बैटरी से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर लगाओगे, V की जगह 8 वोल्ट चिपकाओगे, और R की जगह 4 + 4 8, 8/8, 1 एम्पियर की टोटल करंट आ रही है। तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 एम्पियर हो गई, तो वही 4 ओम से जाएगी, तो उसने वही पूछा था करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम, तो जवाब है 4 ओम से कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। आया कि नहीं आया बताओ? हाँ, ठीक। उसके बाद कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो बच्चों कह रहा है कि 4 ओम के अक्रॉस यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये निकालना है। लो भाई क्या दिक्कत है, तो क्या लग जाएगा V बराबर आई आर। तो इसके क्रॉस V अक्रॉस 4 ओम कितना आ जाएगा आई आर। आई कितना है, अरे आई आर लगाओ ना, आई इंटू आर। ठीक, तो आई कितना है बच्चों 1 एम्पियर और आर कितना है 4, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 वोल्ट्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान सुन लो। बैटरी टोटल कितना दे रही थी 8 वोल्ट, 8 में से 4 वोल्ट यहां चला गया, 8 में से 4 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हो गया, तो बचा कितना 4। तो जो 4 का ड्रॉप होगा वो इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होगा, 4 वोल्ट का ड्रॉप। मतलब समझो 8 में से 4 यहां, तो 4 बचा, 4 इसके क्रॉस। मतलब समझो बच्चों 8 ओम के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना जाएगा 4, और ये वाले 8 ओम के क्रॉस भी कितना माना जाएगा 4, क्योंकि दोनों किसमें है पैरेलल में। यही बात मैं आपको बताना चाहता था, यही तो मैं इतनी देर से कह रहा था कि इन दोनों में करंट सेम है, यानी कि I1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो। I1 निकालो कितना आ जाएगा V अपॉन आर, V कितना है 4, R कितना 8, 1/2। और यहां से I2 निकालोगे तो V अपॉन आर 1/2। वही मैं कह रहा था, करंट दोनों में सेम 1/2 एम्पियर, 0.5 और होगी नहीं, चेक कर लो। पीछे से 1 एम्पियर आ रही थी भाई, आधी इसमें चली गई, आधी इसमें। क्यों सर, क्योंकि सर ढकेलने वाला सेम है दोनों में, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, और रेजिस्टेंस भी सेम है, रोकने वाला भी सेम और ढकेलने पुश करने वाला भी सेम, तो करंट सेम नहीं आएगी। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, तो करंट सेम आएगी 0.5। तो यहाँ से 1 एम्पियर आ रही थी पीछे से, 0.5 इसमें चली गई, 0.5 इसमें चली गई, और ये रीडिंग वापस आई, कितना मिलेगा 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1, 1 इसमें से जाएगा, तो A2 की रीडिंग कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर, A1 की रीडिंग भी कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर। ओके, अब सुनो नेक्स्ट सवाल पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो 4 ओम के अक्रॉस कितना था 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अभी पावर वाला छोड़ दो, अभी आप यहां पर हो। डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 एंड A2 इफ एनी। अब बताओ क्या A1 एमीटर और A2 एमीटर की रीडिंग में कोई डिफरेंस होगा, नहीं। ये भी 1 एम्पियर दिखाएगा आई करंट, और ये भी 1 एम्पियर दिखाएगा, तो आंसर इज हाँ नो डिफरेंस। आंसर क्या आएगा इसका नो डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2, बोथ शो 1 एम्पियर। अब सुनो बच्चों, फिर सवाल उसने पूछा आपसे, कह रहा पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम कितनी पावर डिसिपेट करेगा। ठीक है, अब चाहो तो क्या लगा दो, P बराबर V इंटू आई लगा दो, नहीं पसंद है तो I² R लगा दो। तो मैं आपको दोनों लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने निकाला पावर का फॉर्मूला लगाया क्या I² R। अच्छा, पावर 4 ओम के क्रॉस निकाल रहे हो आप, तो करंट कौन सी लोगे 4 ओम के क्रॉस। जाके देख लो बच्चों, 4 ओम के क्रॉस मतलब 4 ओम से कितनी करंट जा रही है 1 एम्पियर, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 4 ओम। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4 क्या वॉट, क्योंकि करंट एम्पियर में, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी रेजिस्टेंस किसमें ओम में, तो पावर किसमें आएगी 4 वाट। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम इज 4 वॉट्स। डब्ल्यू का मतलब वॉट। यस बताइए लास्ट क्वेश्चन है उसमें हम न्यूमेरिकली उनका डिफरेंस देख सकते हैं क्या। डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2 इफ एनी, अगर कोई डिफरेंस है तो बताना है। तो हम बोलेंगे नो डिफरेंस का मतलब हाँ दोनों की रीडिंग में 0 का डिफरेंस है, 1 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर 0, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है फिजिकली। मतलब आप कह रहे हो डिफरेंस करके लिखो ना 0 एम्पियर 1 माइनस 1, नहीं भाई बोल दो ना उसको कि भैया कोई डिफरेंस नहीं है। पूछ रहा है कोई डिफरेंस है, नहीं, वो भी 1 एम्पियर शो कर रहा है, वो भी 1 एम्पियर। ठीक है, ओके। अब सुनो बच्चों, अब मैं क्या बोल रहा था आपसे कि पावर का फॉर्मूला आप चाहो तो क्या लगा दो पार्ट 4 में I² R, और चाहो तो आप क्या लगा दो P बराबर कौन सा लगा दो V² अपॉन R लगा दो। लेकिन V कौन सा रखोगे, इसके क्रॉस जो V है वो वाला रखोगे, कितना 4 वोल्ट। तो V की जगह रखोगे 4 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 4, चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16, 16/4 4 वाट आ जाएगा। जैसे पसंद है भाई वैसे कर लो, आंसर वही आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको तसल्ली से कर लीजिए, ये एक अच्छा सवाल था, कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करें, चलो सवाल नंबर बच्चों 15 में आ जाओ। क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल में, देखिए भाई इनकी भी बात सुन लो। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 कंडक्टर A एंड B ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ohm respectively are first joined in parallel and then in series. In each case, the voltage applies is 20 volt.
Draw the circuit diagram to show the combination of these conductor in each, in which combination will the voltage across the conductor A and B will be same, in which the arrangement will the current in which arrangement will the current through A and B will be same. Calculate the equivalent resistance of, ओहो बच्चों वाला हलवा सवाल यार, बेइज्जती करवा दी इसने तो। सुनो, कह रहा है 2 कंडक्टर A and B ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम आर रेस्पेक्टिवली जॉइन इन पैरेलल। तो सबसे पहले पैरेलल में करो, लो ठीक, 5 ओम 10 ओम ये लोग हैं भैया पैरेलल में, ठीक। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट का। इन ईच केस द वोल्टेज अप्लाइज इज 20, यहाँ 20 वोल्ट अप्लाई कर दो, लो ठीक। ये प्लस है माइनस है 20 वोल्ट, ठीक। अब कह रहा है सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भैया सर्किट डायग्राम बना दिया, लो ये पैरेलल का है, पैरेलल का है। और सीरीज का कैसे बनाओगे, सीरीज का 5 ओम 10 ओम, ठीक है। ये लो बैटरी आपकी सेम होगी, प्लस माइनस। स्विच वगैरह लगा लेना भाई, थोड़ा ढंग से बनाना है, मीटर भी बना देना है, क्या दिक्कत हो गई है ना। कह रहा है कि इन विच कॉम्बिनेशन विल द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी विल बी सेम। ये कंडक्टर ए है, नहीं 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 नहीं, ए एंड बी का मतलब, अच्छा हाँ कंडक्टर के नाम है ना ए एंड बी, ठीक है। ये कंडक्टर ए था जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये बी है जिसका 10 ओम है। ये कंडक्टर ए था जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम था, और ये बी था जिसका रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम, दोनों को सीरीज में। कह रहा है कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में या सीरीज में, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी विल बी सेम। बताओ वोल्टेज किस में सेम होगा, दोनों के क्रॉस पैरेलल में। तो वोल्टेज सेम होगा किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद कह रहा है इन विच अरेंजमेंट विल द करंट थ्रू ए एंड बी सेम। तो कौन से अरेंजमेंट में ए और बी में करंट सेम होगा, जवाब है सीरीज में जब लगे होंगे, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ए और बी में क्या होगा, सेम होगा, लो। उसके बाद बच्चों उसने सवाल पूछा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ईच अरेंजमेंट। तो सबसे पहले इसके लिए निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पैरेलल में 2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 ऐसे रहने दो, नीचे 5 प्लस 10 15, 5 का 5 5 3 15, 10/3 कितना आ जाएगा 3.333 क्या ओम। वॉट मत लिख देना, गलत किया हुआ है। उसके बाद सीरीज में कितना आ जाएगा, 5 प्लस 10 15 ओम सीधे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हो गया, बताइए कोई डाउट है।